Assalamualaikum. Good morning, everybody. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. How are you guys doing? अच्छा जी, बड़ा ही मजा वैसे आजकल. Recovering from the past 2 weeks and also not over it yet. No, recovering actually and dealing with it, you could also say. लेकिन बड़ा मजा आ रहा है आजकल. प्रेसिडेंट ट्रंप ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, आपको पता है मिडिल ईस्ट गए हुए हैं, तो वहाँ जो मुलाकातें हो रही हैं ना, पहले वो सऊदी गए हैं, फिर कतर गए हैं, अब उन्होंने यूएई जाना है, तो वो देख के बड़ा ही मजा आ रहा है. अच्छा, एक तो जाहिर है इंटरेस्टिंग मुलाकातें हैं, बहुत कुछ हो रहा है, उनमें डेवलपमेंट्स भी हैं, चेंजेस भी हैं, फिर उनका जिस तरह वेलकम किया जाता है, जिस तरह उनकी बैंक्वेट्स होती हैं, वो एक अलग ही लेवल ऑफ लग्जरी ही कह लीजिए कि मतलब there are no other words for it. the banquet, the convention center, the hall जहाँ पे सऊदी अरेबिया में रियाद में उन्हें होस्ट किया गया था, मतलब It was quite unbelievable. उसके बाद जो तोहफे तोहफे एक दूसरे को दिए जाते हैं, मतलब and the welcome squad in Doha. हाँ, मतलब उसमें तो टेस्ला साइबर ट्रक्स थे. हाँ, साइबर ट्रक्स थे उसके अंदर. खैर वो कतर ने तो अपना इंटरेस्ट पहले भी दिखाया हुआ है इन दो साइबर ट्रक्स, और इलन मस्क तो साथ साथ उनके हैं. बट एनीवे वो सारी वो देख के ना हम मतलब इट्स लाइक अ मूवी सीन. हम यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए और अपने इश्यूज से डील करते हुए, अभी ताज़ा एक जंग से बस हम निकल ही रहे हैं, और फिर वहाँ हम देखते हैं कि दुनिया किस तरह आगे जा रही है. इट मेक्स यू वंडर. मशरिक़ वस्ता में एक ही मुल्क है जिसे देख के शायद अच्छा ना लग रहा हो या उसे देख के तकलीफ हो रही हो, और हम चाहते हैं कि थोड़ी सी तकलीफ वहाँ भी हो, क्योंकि जितना वो जुल्म और तकलीफ गज़ा में लोगों पर ढा रहे हैं, कुछ तो उसका इज़ाला या उसको रोकने के लिए कोई सिलसिला तो होना चाहिए. और अच्छा, लेकिन ये बहुत बड़ा स्नब है. आपको पता है कि वहाँ होते हुए, मिडल ईस्ट में होते हुए इजराइल ना जाना ट्रंप का और ट्रंप के एंटोराज का, दैट इज अ वेरी इट्स वेरी टेलिंग. इसका ज़ाहिर एक पस मंज़र है, रिवायती सपोर्ट तो है, वो तो रहेगी ही, लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरह नेतन्याहू इग्नोर करते रहे हैं ट्रंप की सीज़ फायर की डिज़ायर या उनकी ख्वाहिश या उनके ऐलान को और उनके कहने को. सीज़ फायर इनफैक्ट उन्होंने वायलेट किया है. याद है ट्रंप के आते ही सीज फायर एक अनाउंस हुई थी. वो ट्रंप को जरा नाला किए हुए है. खैर इस पे हम जरूर बात करेंगे आगे. बाकी आपको सारा दिन जियो न्यूज़ पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने मसलों पे आ जाते हैं, और हैं. आपको बताएं कि पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जंगी और सफारती महाज पर तारीखी कामयाबियों की दुनिया तारीफें कर रही है, और भारत के अपने दिफाई तज्जियाकार भी एतराफ़ कर रहे हैं कि मोदी ने पाकिस्तान और पाक फौज की ताकत और जंगी सलाहियत से मुतालिक गलत अंदाजे लगाए, बिल्कुल अंडर एस्टिमेट किया. हालांकि पाकिस्तान हमेशा से भारत के साथ मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात मुज़ाकरात की मेज़ पर ही हल करने का हामी रहा है, और ये भारत ही है जो बातचीत से हमेशा जो है वो भागता ही रहा है बेसिकली, और कुछ कहा नहीं जा सकता. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को धूल छुटाने वाले पाक फौज के जवानों को खराज तहसीन पेश करने के लिए कल सियालकोट में पसरूर छावनी का दौरा किया. वज़ीर आज़म ने टैंक पर खड़े होकर ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में शरीक अफसरान और जवानों से खिताब किया. वज़ीर आज़म ने हमेशा से पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ दोहराया, और शहबाज शरीफ साहब भी एक मुख्तलिफ शहबाज शरीफ साउंड कर रहे थे, लग रहे थे, और वज़ीर आज़म ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बराह रास्त मुखातिब करके कहा कि हम तैयार हैं अमन के लिए भी और जंग के लिए भी, चॉइस तुम्हारी है. यह भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तान का पानी बंद करने का सोचना भी नहीं. मिस्टर मोदी, अगर दोबारा ये रास्ता इख्तियार करोगे तो मुंह की खाओगे. अगर दोबारा कोई प्लान करोगे तो हमें तैयार पाओगे, और अगर दोबारा हमला करने का सोचा तो बाकी जो कुछ तुम्हारा बचा है वो भी खत्म हो जाएगा. आए बैठे कश्मीर पानी का तो इशू कोई नहीं है, हम तैयार हैं अमन के लिए भी और जंग के लिए भी. चॉइस इज योर्स. हमें ये भाषण मत दो, ये सुन मेरी बात कान खोल के, कि अगर आपने हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर वो रेड लाइन है, फिर वाकई खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा. आपने हमारे नीलम झेलम को डैमेज करने की कोशिश की, वो ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, मगर बाखुदा अगर आप उसको ज़्यादा डैमेज करते तो हम तुम्हारे बगलियार और सारे डैम को तबाह बर्बाद कर देते.
अच्छा जी, साथ ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बताया कि इस जंग की तमाम प्लानिंग आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने की। खिताब के आखिर में शहबाज शरीफ ने फौजी जवानों के साथ मिलकर पुरजोश नारे भी लगाए। इस पूरी जंग की प्लानिंग जनरल सैयद आसिम मुनीर ने की। इंतहाई दलेरी से, दानिशमंदी से मैं उसका जाती तौर पर गवाह बतौर एक पाकिस्तानी के मुझे इनके ऊपर फख्र है। ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र, कौम के बेटे हैं ये बिल्कुल। आज पाकिस्तान, पाकिस्तान, अब जैसे जैसे हालात मामूल पर आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सियासी रंग भी वापस आ रहा है। वैसे बाज़ जो सियासी जमातें हैं, उनके जो एक्सट्रीम सपोर्टर्स, हामी या यूट्यूबर्स कहते हैं, उन्होंने जंग के दौरान भी अपना वो टिपिकल रंग छोड़ा नहीं था, लेकिन सियासी रंग वैसे अब ओवरऑल जनरली भी वापस आ रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कल फैसलाबाद में होने हार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तारीफ़ की, तकरीब से खिताब किया। उन्होंने जहाँ इन तमाम कामयाबियों का जिक्र किया, वहाँ सियासी मुखालिफिन को भी आड़े हाथों लिया। आज पूरा पान सर बुलंद है। जिस दुश्मन से हमारा मुकाबला था वो साइज में भी हमसे बड़ा था और रिसोर्सेज में भी हमसे बड़ा था। जिस तरह हमारे अफवाज पाकिस्तान ने ये जंग लड़ी और कौम ने जिस तरह उनको सपोर्ट किया, एक कौम बन के ये जंग लड़ी और उनके शाना बशाना खड़ी रही, मैं पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा तारीखी और जो मैं कहती हूँ कि मुसरत भरा लम्हा और कोई नहीं हो सकता। आप देखो कि वो शुहदा की जो यादगारें जिनको आग लगाई गई, जिनको जलाया गया और कौम को तरगीब दी गई कि उन शुहदा की यादगारों को जलाओ, उनको आग लगाओ, उनके ऊपर खड़े होकर जूतों समेत छलांगे लगाओ, तो आज उन्हीं शुहदा की कुर्बानियों की वजह से और जो लोग बयान मरसूस में शहीद हुए, अगर वो शहीद ये कुर्बानियां ना देते तो आज जंग में फतह हमें कहां से मिलती। और आज मुझे नवाज शरीफ साहब का वो जुमला सब कुछ आपने सुन लिया। और साथ ही आपको बताएं कि जिस तरह हमने शुरू में भी मेंशन किया था कि उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल पाकिस्तान और भारत को बातचीत से मसाइल हल करने पर जोर दे रहे हैं और भारत में इससे ऑब्वियसली पाकिस्तान की सफारती कामयाबी समझा जा रहा है और यही बात जो है वो भारत को बहुत नागवार गुजर रही है, उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। अमरीकी सदर ने दौरा सऊदी अरब के दौरान उन्होंने फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया तनाज़े पर बात की और ट्रंप को उम्मीद है कि वो दोनों मुल्कों को डिनर की मेज पर बिठाने में कामयाब हो जाएंगे। वेल इट डिपेंड्स कि आप डिनर में सर्व क्या कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हम पाकिस्तानियों के लिए कि डिनर में है क्या, जो दोनों को भाई है, दोनों को अच्छा लगे। ये बिल्कुल ऑपोजिट हो सकता है। वैसे क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त पर भारत में इस वक्त फ्रस्ट्रेशन है, मायूसी उरूज पर है, झूठ भी उरूज पर है, मिस इन्फॉर्मेशन भी उरूज पर है। मोदी ढके छुपे लफ्ज़ों में पाकिस्तान पर दोबारा हमलों की धमकियां देकर अपनी हजीमत और शर्मिंदगी कम करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मोदी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, फिर कोई हरकत कर सकते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की जैसी अब ठुकाई हुई है, दोबारा हुआ तो वैसे ही करेंगे। These were his choice of words. इसका आउटसाइड चांस जरूर, लेकिन उसकी रिपरकशंस जो हैं डेफिनेटली हमारी तरफ से भी भरपूर जो है जवाब दिया जाएगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना फिर ये डॉक में इनको ले आए हिंदुस्तान को। इस तरह मोदी इस वक्त एक उसमें कोने में जो है ना लगा हुआ है, तो ये इस किस्म की जो है डेस्परेट हरकतें लोग कर जाते हैं। उसका जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो सारा खत्म हो गया हुआ है। Yes, those were his words. अच्छा जी, राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुशीर हैं वज़ीर आज़म के बराए सियासी उमूर। शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त दिया। राना साहब, सबसे पहले तो बुनियादी सवाल ये है आपसे और एक तसल्ली, एक एहसास है आवाम में कि पाकिस्तान ने भारत के साथ जो किया है, फौरी तौर पर तो अब इसकी ज़रूरत नहीं होगी कुछ दोबारा करने की या दोबारा शरारत करने की। क्या हुकूमत भी ऐसा समझती है या अभी भी ये खदशा है मौजूद या ये ख़तरा मंडला रहा है हमारे सरों पर? देखिए, इसमें हमने किया कुछ नहीं है, हमने सिर्फ अपना मौसर दिफा किया है। मौसर दिफा से मुराद ये है कि जो आपके ऊपर हमलावर हो
न सिर्फ आप अपने आप को सेफ करें, अपने आप को महफूज करें, बल्कि उस हमलावर की भी ठुकाई करें ताकि वो दोबारा हमला ना कर सके। और यही हमने किया है। वो जो 5 जहाज़ गिराए हैं वो वही जहाज़ थे जो फ़ज़ा से मिज़ाइल दाग रहे थे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ सिविलियन और मिलिट्री ठिकानों के ऊपर। और उसके बाद 10 मई की सुबह भी उन्हीं जगहों को जो है वो टारगेट किया जहाँ से मिज़ाइल जो है वो बरसाए गए पाकिस्तान पे मुख्तलिफ़ एयरपोर्ट्स के ऊपर और सिविल जो है वो आबादी के ऊपर। तो हमने एक अपना मौसर दिफा जो है वो किया है और तसल्ली इस बात की है, एतमाद इस बात का है पूरी कौम को, और अल्लाह का शुक्र भी है कि हम जो ये कहते थे कि हम अपना दिफा करने की सलाहियत रखते हैं, ख़्वाह हिंदुस्तान कितनी ही बड़ी ताकत क्यों ना हो, और अगर कोई मौका आया तो हम अपना मौसर दिफा करके दिखाएंगे। तो इसमें अल्लाह ताला ने जो है वो हमारी अफवाज को, हमारी अफवाज की लीडरशिप को, हुकूमत को और तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को, ख़्वाह वो मीडिया हो, ख़्वाह वो फ़ॉरेन महाज पे डिप्लोमेटिक जो है वो महाज हो या इकॉनमी साइड पे हो, तो सभी ने जो है वो अपनी अपनी जगह पे बड़ा मौसर काम किया है। और उसमें मुल्क की जो है वो न सिर्फ जो है वो इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ है, बल्कि पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में जो है कि खुशी की लहर दौड़ी है। हाँ साहब, ये भी बताइएगा कि मशरक़ी बॉर्डर को महफूज साबित करने के बाद एक मरतबा फिर सबकी नज़रें जो हैं इस तरफ हैं कि मगरबी बॉर्डर पर जो कुछ हो रहा है उसे कैसे संभाला जाए। तो आजकल कौम भी मुत्तहिद है, मोरल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में शर फैलाने वालों को भी सेट करने का टाइम नहीं आ गया? देखें, जो वो मगरबी बहाज़ की आपने बात की है, वहाँ पे देखें उनको सेट करने से मुराद ये है कि वहाँ पे कोई ऐसा यानी ख़तरा या कोई ऐसी वहाँ पे सूरत नहीं है कि वहाँ पे कोई 1 इंच जगह के ऊपर भी कोई शरपसंद या दहशतगर्द जो है उनका कब्ज़ा हो या वो कब्ज़ा कर सकें या वो हमारी मुसल्लह अफ़वाज से जो है वो लड़ सकें, ऐसी कोई सूरत नहीं है। ये बलूचिस्तान में को उनकी टोटल तादाद जो है वो कोई 2-2.5 हज़ार होगी और इधर केपी के साइड के ऊपर कोई 4-5 हज़ार होंगे। वो लोग जो है वो सिर्फ एक यानी जो है वो गुरीला हथकंडे के किसी को जो है वो ख़ुद कुछ बम्बार बना के भेज दिया, किसी जगह पे जाके जो है वो कोई बम नस्ब कर दिया, तो इस तरह की जो है वो कार्रवाइयाँ करते हैं। कोई वीराने में देखा कि कोई बस जा रही है, वैगन जरिए उसे रोक लिया, रोक के वहाँ पे जो है वो लोगों को उतार के बेगुनाह बेकसूर लोगों को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। ट्रेन को जो है वो 30-35 लोगों ने मिल के जो है उसको अगवा कर दिया। तो इस किस्म की जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं वो करते हैं, और करने के बाद जो है वो एक तो वैसे वो माउंटेनी एरिया है, पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे छुपना आसान है। फिर दूसरा ये भी है कि वही पहाड़ी सिलसिला जो है वो फिर अफ़गानिस्तान में चला जाता है, तो दूसरी तरफ चले जाते हैं। वहाँ पे सेफ़ हेवन्स हैं उनके लिए, वहाँ पे उनको गैर मुल्की सपोर्ट हासिल है, वहाँ पे हमारे जो है वो वजूद के दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान की उनको फंडिंग भी हासिल है, ट्रेनिंग भी हासिल है, असला भी हासिल है, हर चीज़ मौजूद है। तो इस तरह से जो है वो एक सूरत जो है वो बनी हुई है। बाकी किसी 1 इंच जगह पे भी ना बलूचिस्तान में ना KPK में उनकी रिट नहीं है। वो ऐसा नहीं हो सकते कि हमारा 1 इंच जगह भी जो है वो पाकिस्तान से वो छीन सकें या अपनी जो है वो रिट इस्टेब्लिश कर सकें। हाँ, ये जिस तरह से यानी दीगर इलाकों में भी, सेटल इलाकों में भी कोई डकैती करता है, कोई कत्ल कर देता है, यानी जराइम पेशा लोग जुर्म करते हैं, तो इस तरह से वो दहशतगर्द जो है वो दहशतगर्दी करते हैं। और उनके ऊपर जो एक मौसर हथियार उनके ख़िलाफ़ है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो किए जाए, वो हमारी तमाम लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़
जिसमें रेंजर्स, पुलिस, FC, फौज सब शामिल हैं, वो बड़े मौसर तरीके से जो अब हो रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं कि बड़ी भारी तादाद में उन दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल जो है वो किया जा रहा है। और ये सिलसिला जो है आने वाले दिनों में इसको और मौसर और जो है वो डिटेरेंट जो है वो बनाए जाने की जो है वो प्रोग्राम है। तो इंशाअल्लाह ताला ये दहशतगर्द जो हैं ये जो है इनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा और इनका ख़त्मा किया जाएगा। अच्छा राना साहब, अमेरिका की बड़ी ख्वाहिश अमेरिकी सदर की कि पाकिस्तान और इंडिया मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे हैं, डिनर की मेज़ पर बैठे हैं। पाकिस्तान ज़ाहिर है चाहता भी है कि मुज़ाकरात हों या ये मामला किसी भी समत में आगे बढ़े। अगर इसमें कौमी यकजहती की ज़रूरत ज़रूर रहेगी जो इस वक्त मौजूद है, और इसके लिए तहरीक इंसाफ समेत सभी जमातों को एक पेज पर नज़र आना भी चाहिए। तो क्या ऐसी सूरत हाल में हुकूमत PTI के लिए कुछ नरमी, कुछ सॉफ्ट कॉर्नर, कुछ रिलैक्सेशन दिखाने का इरादा रखती है? थोड़ा मार्जिन देंगे आप लोग कि ज़रा उनके गिले शिकवे पे दूर हों, वो भी साथ बैठें, ये जो कौमी यकजहती का माहौल है ना, ये बरकरार रहे? एक जमहूरी माशरे में अगर जमहूरियत है, अगर अपना जो है वो सियासी जमातों ने जो है वो मामलात को चलाना है, तो वहाँ पे इख्तलाफ तो होगा, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात भी होगी, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी भी होगी, पार्लियामेंट में भी और बाहर जलसों मीटिंग में तकारीर भी होगी। जो रियासत से मुतल्लिक़ है, जो पाकिस्तान से मुतल्लिक़ है, जो हुकूमत के इंतज़ाम व इंसराम से मुतल्लिक़ नहीं है, उनके ऊपर इख्तलाफ होता है, होना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो बुनियादी मामलात हैं उनके ऊपर बैठ के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है, उसके ऊपर तमाम जमातों को साइन करने चाहिए, PTI को भी उसमें शामिल होना चाहिए, चार्टर ऑफ इकॉनमी करना चाहिए, उसमें बहुत बुनियादी चीज़ों को तय कर लेना चाहिए कि किसी की भी गवर्नमेंट हो, कोई भी मामला हो, उनका फैसला तरीक़ाकार ये होगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये इनके लिए कौमी यकजहती जो है ये ज़रूरी है और ये हर वक्त की ज़रूरत है। और जो इस वक्त जब पाकिस्तान के वजूद को ख़तरा या पाकिस्तान की रियासत पे जो है वो इंडिया ने हमलावर होने की कोशिश की, तो जो ये कौमी यकजहती का मुजाहरा पूरी कौम ने किया है वो एक मिसाल है और उस मिसाल को हमेशा कायम रहना चाहिए। और इन बुनियादी चीज़ों पे कौमी यकजहती जो है इसके लिए बिल्कुल जब भी जो है वो बैठना चाहें PTI के या दूसरी जमातों के लोग, तो हम तो पहले से तैयार हैं। हमारी तो आज भी ऑफ़र मौजूद है। आपके इल्म में है कि जब ये वाक़या चल रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अपनी अपोजिशन की तमाम जमातों को ये कहा था, बल्कि उनको ये ऑफ़र की थी कि आप स्पीकर चैम्बर में आएँ, मैं वहाँ पे आपके साथ बैठने को तैयार हूँ और कौमी यकजहती और जो बुनियादी अहमियत के मामला हैं उनके ऊपर बैठ के हम इत्तफ़ाक़ राय जो है वो हम कर सकते हैं और उसके ऊपर मैं बात करने को तैयार हूँ। तो उसके लिए PMLN की तरफ से या मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से तो बिल्कुल जो है वो एक वाज़ेह लाइन है कि हम इसके लिए हर वक्त और हर किसी के साथ बैठने को तैयार। चलिए जी, बैठने को तैयार है। अच्छा राना साहब, एक और एक इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे, अगर आप दे सकें। गुज़िश्ता 10-15 दिनों में जो कुछ हुआ, बहुत से लीगी रहनुमा का ये इसरार है कि मियां नवाज शरीफ ने कुछ ऐसा किरदार अदा किया जो कि गेम चेंजर साबित हुआ। आपकी मालूमात में ऐसा क्या था, क्या उन्होंने किया जो कि विच वॉज एक्चुअली अ गेम चेंजर इस सिनारियो में? नहीं, देखें, ये टीम वर्क हुआ है, इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप, इसमें मिलिट्री लीडरशिप जो है वो सभी ने एक बहुत ही मौसर रोल जो है वो अदा किया है। और उस रोल की बुनियाद ये थी कि सब ने आपस में बैठ के मशावरत के साथ और एक दूसरे को एतमाद में लेके जो है वो कदम उठाए हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब क्योंकि हमारे कायद हैं, PMLN की गवर्नमेंट ख़ास वो मरकज़ में है या पंजाब में है, तो लाजम था कि उनके साथ जो है वो हर मामले में मशवरा किया जाए। उनकी बड़ी ही एबल और तजर्बाकार उनकी रहनुमाई जो है वो मैसर रही है हुकूमत को, और हुकूमत की जो है वो एडवाइस, डायरेक्शन
रहनुमाई जो है वो आर्म फोर्सेस की लीडरशिप को मैसर रही है। तो इस तरह से जो है वो एक टीम के तौर पे तमाम महाज़ों पे, वो मीडिया का हो महाज हो, वो मिलिट्री महाज हो, वो सियासी महाज हो, वो डिप्लोमेटिक मामला हो, वो दोस्त ममालिक के साथ राब्ते की बात हो, तो सभी जगह पे जो है वो एक टीम के तौर पे जो है वो काम हुआ है। और उस टीम को लीड करने वाले जो 3-4 लोग थे, तो उनमें वज़ीर आज़म हैं, उनमें आर्मी चीफ़ हैं, एयर चीफ़ हैं, नेवल चीफ़ हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब का भी किरदार जो है वो उसी लेवल का है। बहुत शुक्रिया। सो इट वाज ऑल अ टीम वर्क। इट वाज अ टीम वर्क, और इसमें कौम का भी किरदार है, इसमें मीडिया का भी किरदार है, इसमें सबका किरदार है सर्टनली। अच्छा, कुछ दिखाना चाहते हैं आपको, अगर तो हम ब्रेक नहीं ले रहे। झंग में जी भारत का गरूर खाक में मिलाने वाली पाक फ़ज़ाइया को शहरियों ने शानदार खराज तहसीन पेश किया। और किस तरह किया, यू हैव टू सी दिस, किस तरह किया जी। रफ़ाल को तबाह करने वाले तैयारे जो कि J-10C है, उसका ह्यूमन मॉडल बनाया गया। ह्यूमन मॉडल, लुक एट दैट, हाउ इंटरेस्टिंग। मतलब बड़ा यू नो इट्स नॉट इजी, इट इज नॉट इजी इतने कम वक्त में इसको बना देना। वाओ, उसके बाद थैंक यू पाकिस्तान जिंदाबाद भी, मतलब द होल थिंग ब्यूटीफुल, बड़ा अच्छा लगा, कमेंडेबल। देखिए जज्बा है ना, मतलब किसी तरीके से यू जस्ट वांट टू डू समथिंग। और वाकई वो पिछले 1-2 हफ्तों में ये फीलिंग थी कि आप कुछ ना कुछ करना चाह रहे थे, और दिस इज सच अ ब्यूटीफुल मॉडल दैट दे मेड। वो जो था ना, जहाँ हम सुनते थे अपने बुजुर्गों से कि माएँ जो हैं वो खाने बना के ले जाती थी, बट स्कूल के कॉलेज के लड़के सड़कों पे पूरी लाइन लगी होती थी, मरहम पट्टी के लिए पहुंचते थे। वो एक्चुअली हमने दोबारा विजुअल्स देखे हैं कि हमारे बॉर्डरिंग एरियाज में, हमारी जो वर्किंग बाउंड्री है सियालकोट, नारोवाल, वहाँ पे माएँ अपने जवानों के लिए, अपने बच्चों के लिए रोटी खाना बना के लेके गई हैं, पहुंची हैं। एब्सोल्युटली, हमने देखा है। अच्छा, दोस्त ममालिक का शुक्रिया, थैंक यू चाइना भी इन्होंने लिखा है, थैंक यू आज़रबाईजान भी लिखा है। सो तमाम दोस्त ममालिक का शुक्रिया भी है। और इसमें आप देखें, जवान हैं, स्कूल गोइंग हैं, बुजुर्ग हैं, सभी हैं, सारे हैं इसमें, एवरीबडी इज अ पार्ट ऑफ इट। और क्या ज़बरदस्त जज्बा है। एंड आई एम श्योर कि सारों ने मतलब लिटरली कहा होगा कि हमें भी बीच में रखो, वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट। लेट्स टॉक PSL। बड़ी खुशी हो रही है वैसे एकदम से। क्रिकेट का मेला उजाड़ने की जो कोशिश की थी, उसे यहाँ भी मुंह की खानी पड़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में चंद दिनों बाद ही PSL टेल की रौनकें वापस आने वाली हैं, बहाल होने वाली हैं। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी कल से इस्लामाबाद पहुँचना शुरू हो रहे हैं। 17 मई को कराची किंग्स पेशावर ज़ल्मी का टकराव पिंडी के स्टेडियम में होगा। 17 वुड बी टुमारो, हाँ नहीं, डे आफ्टर टुमारो होगा, सैटरडे वीकेंड। अच्छा जी, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगी सूरत हाल से क्रिकेट का आपको पता है कि टेम्पो जो है वो टूटने से कुछ टीमों में तब्दीलियां की जा रही हैं, और बाज़ टीमों को गैर मुल्की खिलाड़ी दस्तयाब अब नहीं है। तो इस लिहाज से अब बकिया 8 मैचेस और भी दिलचस्प होंगे, आई थिंक सो, क्योंकि कई नए खिलाड़ी जो हैं वो शामिल होंगे, और उनको बड़ा एक मतलब हु वुड हैव थॉट कि उनको एकदम से जी बैठे बिठाए मौका मिल जाएगा। और अब टीमों के पास दोबारा ख़ुद को मनवाने का मौका है। डेफिनेटली मुल्तान सुल्तान इस दौर से पहले ही बाहर हो चुकी हैं, और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो हैं वो प्ले ऑफ मरहले में जगह पक्की कर चुके हैं। और अब प्ले ऑफ के लिए लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड में मुकाबला होगा। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम इस तब्दील शुदा सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए ट्रॉफी के हकदार करार पाएगी। ये बताना भी ज़रूरी है कि मैचेस के टिकटों की फ़रोख्त में इजाफा हुआ है। इंडीड, जिन शायकीन ने पुराने स्केड्यूल के मुताबिक टिकट्स खरीदे थे वो उन्हीं टिकटों पे आ जाएं, उनको मैच देखने दिया जाएगा। सो ये जज्बा और भी लोगों में हमारा बड़ा दिल चाह रहा है, वी आर गोइंग टू मेक श्योर। लोगों से हम कहेंगे भाई भर दे स्टेडियम, वैसे तो भर ही देते हैं पिंडी और लाहौर में, लेकिन आप अगर थोड़ा सा कोई कोना खुदरा रह जाता है तो वो भी भर दें। हमारी रौनकें, हमारा स्टेडियम, हमारा क्राउड उतना ही पुरजोश, उससे ज्यादा पुरजोश ज्यादा नजर आना चाहिए जितना इस सूरत हाल से पहले था। एक मैच तो हमने भी लाहौर जाके अटेंड किया था, एंड व्हाट अ मैच इट वाज। और क्या मतलब, मैच तो चलो लाहौर कलंदर जीत गया था, जबरदस्त बात हो गई, लेकिन जो क्राउड था इट वाज पैक्ड, द स्टेडियम वाज पैक्ड। और वो पैक्ड स्टेडियम की जो फीलिंग है, अब हमें 2 रीजंस के लिए पैक्ड स्टेडियम चाहिए। एक तो ऑफ कोर्स क्रिकेट, और दूसरा
वेल यू नो व्हाई, हमें ज़रा एक मैसेज भी देना है। फवाद आलम हमारे साथ टेस्ट क्रिकेटर। फवाद भाई, पाकिस्तान सुपर लीग की इतनी जल्दी बहाली और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक बड़ी कामयाबी सर्टनली है ये, कितना बूस्ट मिलेगा इससे? मतलब ओवरऑल सिनेरियो में आप देखें, हाउ इम्पोर्टेंट वाज इट, व्हाट डू यू थिंक? जी बिल्कुल जी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो सिचुएशन थी, जो सिनारियो था, ऐसे लग रहा था कि अभी तो PSL होगी नहीं और आगे चली जाएगी, बकरा ईद के बाद होगी, पता नहीं होगी या नहीं होगी। और उसके बावजूद मीन्स के ये तकरीबन 6, 7, 8 दिन के बाद PSL दोबारा शुरू हो रही है, तो बहुत बड़ी बात है और सारा क्रेडिट PCB को जाता है, उनकी कोशिशों को जाता है और इसी तरह अल्लाह करे कि कामयाब भी हो। अच्छा, अब ज़रा बात कर लेते हैं टीमों की सिचुएशन की, क्योंकि सुल्तान तो ऑब्वियसली आउट ही हो गए हैं, लेकिन बाकी पांचों के पास आगे बढ़ने का ज़बरदस्त चांस है। तो अब कुछ टीमें भी बदलेंगी और एक ब्रेक के बाद टेम्पो पर भी ऑब्वियसली फ़र्क तो आएगा। तो आपको लगता है कि टेबल पर इसका असर पड़ सकता है? ये सारी ऑब्वियसली फैक्टर्स हैं। सुल्तान तो जो है बहुत पहले ही बाहर हुई थी। आई थिंक हाफ फेल लग ही रहा था कि सुल्तान तो आगे क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, और जो कि अब तो बिल्कुल ऐसा हो भी गया है कि वो 9 मैच हो गए उनके और वो 1 मैच जीते हैं सिर्फ, और बाकी सारी टीमों के पास चांसेस हैं। इवन कोयटा तो क्वालिफाई कर गया है और बाकी जो 3 टीमें हैं उनके पास, 4 टीमें हैं, उनके पास अभी भी चांसेस हैं। उनके आखिरी मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर वो एक दूसरे से हारते हैं तो कोई भी ऊपर नीचे जा सकता है। तो सबके लिए आने वाले मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ऐसा होता है कि एक आध टीम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इधर तो 4 टीमें लाइन में लगी हुई हैं जिनके लिए इन 4 में से 3 टीमें ऊपर जाएंगी और उन सबके पास चांसेस हैं कि वो आगे आने वाले मैचेस जीतें और क्वालिफाई कर सकें। अच्छा, ये बताइएगा व्हाट्सएप के अभी ज़ाहिर शुरू होने में 2 दिन है, लेकिन सब टीमों के मकामी खिलाड़ियों का तो हमें पता ही है। ये देखते हुए आपको PSL जीतने के लिए फेवरेट कौन सी टीम लग रही है मौजूदा सूरत हाल में? फेवरेट अभी अब कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ज़ाहिर है इतना ब्रेक आया है और हमें ये पता नहीं है कि फॉरनर्स कौन से आ रहे हैं, कौन सी टीम क्या खेलेगी अब, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा किसी भी फ्रेंचाइज के लिए अगर उनके मेन प्लेयर्स ना आए जो उनके लिए परफॉर्म कर रहे हों, जो उनके लिए मैच जीत के दे रहे हों। सो कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है हर टीम के लिए। सो लेट्स सी, वो 1-2 मैचों बाद पता चल जाएगा, क्योंकि हमें ये भी हो जाएगा कि भाई ये फॉरनर प्लेयर्स जो हैं अवेलेबल हैं। तो आई थिंक उससे हमें ज़्यादा पिक्चर क्लियर नज़र आएगी कि कौन सी टीम फेवरेट हो सकती है। अच्छा, ये भी बताएं कि नेशनल क्रिकेट की अगर अब हम बात कर लें थोड़ा सा, तो कौमी टीम के लिए नए कोच आ गए हैं। तो मैं कहती हूँ एक टेस्ट केस ये होगा कि उन्हें आकिब जावेद और गैरी क्रिस्टन वगैरह से क्या अलग करना होगा कि हमारे नताइज भी ज़रा बदलें और हम भी इंटरनेशनल सतह पर ज़रा दोबारा कोई बड़ी टीम कहलाएं। व्हाट डू यू थिंक ही हैज़ टू डू? चीज़ें जो हैं चेंज होती हैं। आई थिंक अब ये दोबारा चीज़ चेंज हुई है और होपफुली हम दुआगो हैं कि ये टीम के लिए अच्छा एक डिसीजन हो और लेट्स सी, क्योंकि चीज़ें चेंज करने से जो है ज़्यादा चीज़ें बदलती नहीं हैं, क्योंकि देखें हमें चाहिए रिज़ल्ट हमारे हक में नहीं आते। जो सीरीज़ें हैं, जो छोटी सीरीज़ें हैं वो हमें नज़र आ जाती हैं तो हम कहते हैं हमने ये कर लिया वो कर लिया। आई थिंक जो बड़ी इवेंट्स हैं हमें उनका सोचना चाहिए। तो हम जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा ही हम पाएंगे भी। अगर हम छोटी छोटी चीज़ें सोचेंगे तो फिर वही चीज़ें मिलेंगी, हमें बड़ी चीज़ कभी नहीं मिलेगी। सो होपफुली बस ये है कि रिज़ल्ट आए, चाहे कोच कोई भी बने, और टीम के लिए अच्छा हो, पाकिस्तानी कौम के लिए अच्छा हो, क्योंकि हम सब बहुत प्यार करते हैं क्रिकेट से, सो हमारे लिए बहुत मैटर करती है ये चीज़। सो होपफुली इस दफ़ा जो डिसीजन लिया PCB ने वो अच्छा हो टीम के लिए और पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह। थैंक यू फवाद आलम। आजकल मैं बड़ी होपफुल हूँ हर चीज़ में, मुझे लगता है कि थिंग्स विल वर्क आउट फॉर आवर क्रिकेट आल्सो इंशाल्लाह। हमें होप मिली है। हाँ, तो होप मिली है तो हम उस होप को बस पकड़ के बैठ गए हैं। वी आर होल्डिंग ऑन टू इट। यस वी आर। अच्छा जी, आगे अब ज़रा मतलब ख़तरनाक किस्म की ही बातें हैं, लेकिन कर लेते हैं अगर हम कर लेते हैं। मतलब बहुत अरसे से हमने इसको फॉलो अप नहीं किया बिकॉज थिंग्स वर हैपनिंग, लेकिन आपको याद ही होगा नूर मुकद्दम केस और ज़ाहिर जाफ़िर केस। तो मुजरिम ज़ाहिर जाफ़िर की सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है इसकी, और जस्टिस हाशिम खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। मुजरिम ज़ाहिर जाफ़िर के वकील सलमान सफ्तर समाअत मुलतवी करने और अपनी तैयारी मुकम्मल ना होने पर जोर देते रहे। कभी कहा उन्हें दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए मज़ीद वक्त दरकार है।
अदालत ने इस पर नाराज़ी जाहिर की और अदालत को करनी भी चाहिए थी। जस्टिस हाशिम का ऑब्वियसली काकड़ उन्होंने रिमार्क्स भी दिए कि आप अदालत में फिर मौजूद क्यों हैं, मतलब आप इल्तवा क्यों मांग रहे हैं, आप खुद क्यों आए हुए हैं। मुद्दई के वकील शाह खावर ने भी केस मुलतवी करने की मुखालफत की और बाद में इत्तफाक राय से समाअत जो है वो 19 मई तक मुलतवी कर दी गई है और अदालत ने वकला को सख्ती से कहा है कि आइंदा अदालत में आने से पहले तैयारी करके आएँ। तो कैन यू इमेजिन की तैयारी के बगैर आप आ रहे हैं। दीज आर डिलेइंग टैक्टिक्स। मुजरिम ज़ाहिर जाफर ने 2021 में नूर मुकद्दम को इस्लामाबाद में इंतहाई बहीमाना तरीक़े से कत्ल कर दिया। 2021 So many years. Many years. और ये अपनी अपीलों में ही लगे हुए हैं। इस वाक़े ने पूरे माशरे को सर्टनली हिला कर रखा था। ट्रायल कोर्ट ने जाहिर सजाए मौत सुनाई थी, आपको ये याद दिला दें, और से बरकरार रखा था और अब सुप्रीम कोर्ट में इनकी अपील चल रही है। यस, और इसी पे सर्टनली हम बात करेंगे। अल्फा फिरोज़ है हमारे साथ ही जो इसको फॉलो करते रहे हैं। अल्फा, सबसे पहले तो बता दीजिए, बड़ा वाज़ेह केस था, बड़ा वाज़ेह केस है, सब कुछ सामने आ चुका था, फिर किस बुनियाद पर अपीलें की जा रही हैं ज़ाहिर जाफर की लीगल टीम की तरफ से, क्या ग्राउंड्स हैं जिस पे वो रिलीफ मांग रहे हैं? एब्सोल्युटली। देखिए, कोर्ट्स की लैंग्वेजेस में एक बहुत मशहूर टर्म है कि एवरी एक्यूज्ड इज़ अ ब्लू आइड चाइल्ड ऑफ द कोर्ट, यानी कि वो बहुत लाडला होता है। वो आप उसमें उसको तशरीह अगर करें तो इसका ये मकसद है कि कोई भी मुल्ज़िम होता है या मुजरिम होता है, उसको ये इख्तियार होता है कि वो कोर्ट में अपील दायर कर सकता है और जितना एंड तक अपना हक जो वापस लेना चाहता है, जो वो समझता है कि उसे मिलना चाहिए, उसके लिए वो हाथ पैर है। ये ओपन एंड शट केस था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज़ाहिर जाफर उसको ट्रायल कोर्ट से दो उस पर दफात लगी थी। एक तो कत्ल की थी जिस पे उसको सजाए मौत सुनाई गई, उसके साथ साथ रेप की भी उस पर लगी थी जिसमें उम्र कैद की उसको जो है वो सज़ा सुनाई गई थी। यही चीज़ फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की गई और जो ज़ाहिर जाफर है ये उसके अगेंस्ट उल्टा चली गई, बावजूद अपील करने के कि जो उसकी उम्र कैद थी वो भी डेथ सेंटेंस में तब्दील कर दी गई, यानी कि 2 बार सजाए मौत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ज़ाहिर जाफर को मिल गई थी। अब देखें, सुप्रीम कोर्ट में मामला आ चुका है और अपील जो वो दायर की गई है ज़ाहिर जाफर की जानिब से, और इस पर इसके साथ ही कुछ और भी दरख्वास्तें, मुतफर्रिक दरख्वास्तें भी इसके साथ हैं कि ज़ाहिर जाफर की जो सज़ाए मौत है उसको एक तो ख़त्म किया जाए, ये अपील ज़ाहिर जाफर की तरफ से। और जो मुद्दई हैं, यानी कि जो शौकत मुकद्दम है, जो मकतूला नूर मुकद्दम के जो वालिद थे, उन्होंने जो वालिद थे मुजरिम के, उनकी सज़ा जो है बढ़ाने की भी साथ में एक अपील दायर की गई है। तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ है और एक ओपन एंड शट केस है, लेकिन चूंकि मुजरिम को और जो मुल्जिम होता है उसको इख्तियार होता है कि वो एंड तक जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में आखिरी एक उनकी उम्मीद है, तो उसको वो सिर्फ एक अप्लाई करने के लिए, टेस्ट करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मामला पाया। अच्छा, ये बताएं कि अदालत में जब समाअत हुई तो पता चला कि दरख्वास्त गुजारों ने ही इल्तवा मांग लिया है, तो ये क्यों मांगा और इस पर अदालत ने क्या कहा, इसकी ज़रा कुछ बैकग्राउंड बताएं। देखिए, पहली ये समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में और 3 रुकनी बेंच ने इसकी जो है वो समाअत की है, और जो सलमान सफदर हैं वो मुजरिम के वकील आज रोस्टरम पर आए थे और उन्होंने पहली बात जो की कि मुझे दस्तावेज़ात जो है मैं कोर्ट के सामने लाना चाहता हूँ, और एक जो बहुत ही अहम नुक्ता है, उन्होंने मेडिकल जो एक हालत होती है उस पर उन्होंने जो है ज़्यादा फोकस रखा। उन्होंने कहा कि जो ट्रायल कोर्ट था या जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी, उसमें जो मुजरिम की एक मेंटल जो हालत थी उस पर जो मौका नहीं दिया गया वकील सफाई को बात करने के लिए, यानी कि जो मेंटल इलनेस आप उसको कह लें या ज़ाहिर जाफर की जो हालत है मेंटली वो कहीं ना कहीं जो है वो डिस्टर्ब है, उस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए सलमान सफदर जो थे उन्होंने कहा कि मुझे कुछ वक्त चाहिए और मैं इसी वजह से इल्तवा चाहता हूँ ताकि मैं जब नेक्स्ट हियरिंग पर आऊँ तो मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊँ। और उन्होंने बार बार ये बात भी की कि मैं ये बात जो है वो उसको डिटेल में बताना चाहता हूँ कि किस तरह से जो ज़ाहिर जाफर है, मुजरिम ज़ाहिर जाफर, उसकी जो मेंटल हालत है वो ठीक नहीं है। ये चीज़ ट्रायल कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तरह से मौका नहीं दिया गया, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में आकर वो डिटेल में इस हवाले से बात करना चाहते हैं और साथ में जो भी दस्तावेज़ात हैं मज़ीद तफसीली वो भी देना चाहते हैं। तो अब ये नेक्स्ट हियरिंग में इसी वजह से उन्होंने इल्तवा मांगी थी। कुछ भी यूज़ करें। अच्छा अल्फा, ज़ाहिर है कि अब सज़ाए मौत से सुनाए, मतलब
नीचे से जो मामला चल रहा है, बहुत वक्त हो चुका है, अपीलें अभी तक चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में पहली समाअत हुई है। यहाँ से केस डिसाइड होने के बाद कौन सी उम्मीद रहती है मुजरिम के पास बचने की, या ये आखिरी से चांस है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब वो एक आखिरी उम्मीद होती है किसी भी, अगर आप मुद्दई को कह लें या मुजरिम को कह लें, ज़ाहिर जाफ़र ने उसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। ट्रायल कोर्ट में सज़ाए मौत है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो 2 बार सज़ाए मौत अब ज़ाहिर जाफ़र को मिल चुकी है, और इसी के पर जो है वो अपील दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में। तो अपना आखिरी जो हरबा है वो ज़ाहिर जाफ़र अपना रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आप दूसरी तरफ अगर देखें तो मुद्दई की जानिब से भी अपील दायर की गई है कि जो ज़ाहिर जाफ़र के जो वालिदैन थे उनको भी शरीक मुजरिम उन्होंने रखा है, जो वर्कर्स थे ज़ाहिर जाफ़र के घर में उनको भी शरीक मुजरिम रखा है, और उनकी जो सज़ा में कमी आ गई थी, जो वालिद थे और जो वालदा थी उनको एक्विटल जो है उनकी हो गई थी केस से, तो उस पर भी उन्होंने जो मुद्दई इसमें मुकदमा है उन्होंने ये अपील दायर की है कि इनकी सज़ा को भी जो बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस तरह से ज़ाहिर जाफ़र ने ये एक घनौना किस्म का एक जुर्म किया था उसमें इनके वालिदैन जो वो शरीक थे, क्योंकि उनको ये सब कहानी जो है वो मालूम थी। तो यही अब सज़ा के तौर पे उन्होंने जो वो अपील दायर की है। अब देखना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट है, इस जहाँ भी अगर फैसला होता है तो उसके बाद इंट्रा कोर्ट अपील आती है, लेकिन जिस तरह से एक ओपन एंड शट केस हो, जिस तरह से एक स्ट्रांगली ट्रायल कोर्ट में एक फैसला दिया गया है कि हर चीज़ जो है वो फैसले के साथ अटैच है, तो लगता नहीं है कि ये केस ज़्यादा देर तक जो वो चलेगा। और जो पहली समाअत में कोर्ट्स के जो रिमार्क्स भी थे वो भी उससे भी हमें वाज़ेह हो रहा है कि कुछ ज़्यादा देरी जो है वो इस केस में होगी नहीं, और जल्दी ये इतनी कोई पुरानी बात भी नहीं है कि लोग भूल गए हों कि एक्चुअली हुआ क्या था। एवरीबडी रिमेंबर्स द फैक्ट हाउ द पेरेंट्स न्यू, कॉल करके बताया था इसने। और दूसरा ये कि घर के जो मुलाजिम थे वो तो लड़की को भागने से रोक रहे, मतलब एवरीबडी, ये पूरी एक मशीनरी थी फॉर इट टू हैपन, तो एवरीबडी वाज अ पार्ट ऑफ इट। और इतनी पुरानी बात नहीं है कि कोई भूले। लोकेशन सबूत, फोरेंसिक सबूत, वीडियोस, हर चीज़ मौजूद है इस केस में। सो लेट्स सी कब तक इसका फैसला आता है। अब हो जाना चाहिए काफ़ी देर। हम बात कर रहे थे किस तरह मौसम मूड्स पे असरअंदाज होते हैं। इतनी गर्मी है, और ये जो हीट वेव की सूरत हाल है ना, 19 तक कह रहे हैं कि चलेगी, और मतलब लड़ाइयाँ हो रही हैं मियाँ बीवी में। बता रहा हूँ आपको, हम घर के हालात, गर्मी की घर के हालात पे हम शो पे बताना शुरू करते हैं। इतनी गर्मी है, अजीब सूरत हाल। अच्छा, बेसिकली कहने का मतलब है कि वो लिटरली कहीं भी कुछ 2-4 लोग इकट्ठे हो जाए ना तो लड़ाई पड़ जाती है, मतलब ऑफिस हो या घर हो या वॉट एवर हो, एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द हीट। तो कराची समेत आपको बता दें, सिर्फ हमारा ये हाल नहीं है, मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा कोई ऐसा हुआ है कि क्या बताएं। सिंध, पंजाब और मुल्क के बेशतर इलाकों में अगला हफ्ता मौसम खासा गर्म रहेगा और खुश भी रहेगा, और पंजाब के मैदानी और शहरी इलाकों में भी हीट वेव का खदशा जाहिर किया जा रहा है। कराची समेत अंदरूनी सिंध में आने वाले 2-3 रोज़ में जो है वो खासी गर्मी होगी। कैन यू इमेजिन, मतलब मज़ीद गर्मी होगी। और कराची का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है, it doesn't feel like the figure that we are going to tell you, so 34 to 36 degrees के दरमियान, but no, it feels like I don't even know, like 50। नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। PTM के मुताबिक 15 से 19 मई तक पंजाब में दर्जा हरारत गैर मामूली बढ़ेंगे, और 20 मई तक टेम्परेचर 4 से 7 डिग्री मामूल से ज़्यादा हो सकता है। ये कोई मजाक चल रहा है? क्या हो रहा है भाई? मतलब who do we question? 20 मई से सुबह में बारिशें हो सकती हैं। वैसे तो बारिशों का भी ये कौन सा मौसम है, मतलब गर्मी होती थी, गर्मी भी नॉर्मल होती थी। हम I don't mind बारिश, तो कोई हमारे यहाँ बारिश होगी कि नहीं होगी, चले पूछें। और हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम नज़ीर साहब हैं, जी बिल्कुल, जो मौसमियाती तब्दीलियों पर नज़र रखते हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका अंजुम साहब। अंजुम साहब बताइएगा, मतलब इतनी गर्मी इन दिनों में, इज इट अनप्रेसिडेंटेड या बस हर साल बढ़ी रही है? हर साल ऐसा लगता है सदी का सबसे गर्म तरीन साल है जो नया आएगा। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, गर्मी हर साल ही बढ़ती जा रही है। जैसे आपने ग्लोबल ट्रेंड भी देखा, लास्ट ईयर जो टेम्परेचर था पाकिस्तान का भी तकरीबन नियर बाय 1 डिग्री जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा रहा। हमारा अप्रैल जो है ये कंसेक्यूटिव आपका हॉट मंथ गुजरा है, और बाय रिकॉर्ड जो 65 ईयर्स का हमारे पास डाटा है, दैट वाज द 4th वार्मेस्ट अप्रैल ऑफ आवर रिकॉर्ड। और अगर हम पर्टिकुलर कराची की बात करते हैं तो कराची में ऑल दो के टेम्परेचर रेंज जो है वो 35-37 है,
लेकिन मैं आपको ये बात बताना चलूं कि समुद्री हवाएं तो चल रही हैं, लेकिन इनका जो थ्रस्ट है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से नमी ज्यादा आ रही है। यानी कि आप एवरेज बात करें तो कराची में एवरेज जो नमी चल रही है वो तकरीबन 50% चल रही है। और जब आप दोपहर के टाइम में जब टेम्परेचर अपने पीक पे होगा 35 या 36 37 और ह्यूमिडिटी आपकी 45-50 होगी, तो आपका जो फील्स लाइक है वो तकरीबन 4 to 5 डिग्री ज्यादा हो जाता है। लाइकवाइज इसी दौरान जब हवा कम होती है तो आपको पसीने बहुत ज्यादा आते हैं, सफोकेशन फील होती है। अच्छा, ये ह्यूमिड वाला जो कराची पे अगर थोड़ी सी देर बात कर ले तो ह्यूमिड लेवल इतना ज़्यादा है कि वो हवा कम हो या ज़्यादा हो, इट डजंट मैटर, आप गर्मी के लपेट में ही रहते हैं बिकॉज एवरीथिंग इज सो ह्यूमिड एंड स्टिकी। तो ये वाला मौसम भी आपको नॉर्मल लग रहा है? वैसे तो नॉर्मल ही होता है इन महीनों में, बट स्टिल देखिए हुमा, बात ये है कि आप अगर हम सब जो हैं, आप मैं इस पे आप वो नहीं कर सकते कि किसके पास एसी है किसके पास एसी नहीं है। हम सब अब एसी के आदी हो चुके हुए हैं। अंजुम साहब, वैसे इतनी गर्मी है कि वो एसी भी बड़ा इनफेक्टिव टाइप हो जाता है, मतलब आपके साथ गर्मी चिपकी होती है इवन व्हेन यू आर इन एसी। बड़ा अजीबोगरीब फिनोमेना वैसे आजकल हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, पहले हम लोग ये चीजें नहीं इस्तेमाल करते थे। आज से 15 साल 20 साल पहले की बात करें तो जो हमारा लाइफस्टाइल था उसमें एसी का इतना इंक्लूजन नहीं था। अब तकरीबन हर बंदे के पास एसी है, कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट होता है। जैसे ही आप एक एसी वाले एनवायरनमेंट से बाहर निकलते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो उसके अगेंस्ट में ज्यादा काम करती है, आपको पसीना ज्यादा आता है और उसकी वजह से जो आपका डिहाइड्रेशन जो है वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से हम गर्मी ज्यादा फील कर रहे होते हैं। वैसे आयरनी है, बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर साहब, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। लेकिन आयरनी ये है कि द मोर एसी है वो इतनी गर्मी वैसे छोड़ते हैं बाहर, बिकॉज दैट इज़ हाउ द मैकेनिक्स वर्क, कि वो एनवायरनमेंट वैसे ही और मज़ीद गर्म हो जाती है। तो बहुत बैड सिचुएशन है। द ओनली आंसर इज़ दरख्त लगाएं और कोई चारा ही नहीं है। मतलब हम हमेशा ये बात करके ना वापस इस बात पे आ जाते हैं कि वी नीड ग्रीन कवर, अदरवाइज देयर इज नो वे आउट ऑफ दिस। नीम का लगाएं, बड़ा इफेक्टिव होता है। अच्छा चले ठीक है। और हम काफ़ी दफ़ा ये जिक्र कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने बड़े महाज पे जाके अपना केस दुनिया के सामने प्रेजेंट किया है। ज़ाहिर है एक हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जिम्मेदारी के साथ हक़ाइक़ पहुंचा रहा था और दुनिया जो ऑन द कॉन्ट्ररी इंडियन मीडिया देख रही थी और वहाँ पे अजीब ही तमाशा चल रहा था, उसको भी एहसास हो रहा था कि ये सब कुछ तो हो नहीं रहा और फिर ये क्रेडिबल भी नहीं हो सकता। इसलिए चलिए दूसरी तरफ की बात सुनते हैं, वहाँ पे कुछ वजन नज़र आ रहा है। मतलब एक बड़ा सर्कस बना हुआ था और इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक होता है कि आप मुंह बंद रखें तो आपके बारे में ना पता चले, लेकिन मुंह खोलें तो आप एक्सपोज हो जाएं। तो इंडिया ने जब अपना मुंह खोला और उनके कंटेंट क्रिएटर्स ने जब लिटरली वो सामने आए तो हमने तो हाथ ही जोड़े कि भैया तुम लोग तो चुप करके बैठे ही रहते, तो शायद हम तुम्हें कुछ मान लेते। लेकिन आई थिंक दैट रियली वेंट साउथ फॉर देम। वेयरएज हमारे कंटेंट क्रिएटर्स क्या अच्छा है, मतलब इट वाज हमारे तो खैर इतना सरप्राइज नहीं था क्योंकि हम तो काफ़ियों को फॉलो करते हैं, सो वी न्यू। लेकिन कुछ बहुत बड़े ऐसे शोज पे कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को इनवाइट किया गया और फिर जब उन्होंने टका के सुनाई अपने इंडियन काउंटर पार्ट्स को तो फिर कुछ इन्हीं में से शहजाद गयास शेख जो कि पाकिस्तान एक्सपीरियंस के नाम से पॉडकास्ट करते हैं और ये पीएस मोगन के डिजिटल शो में शामिल हुए। हमारे यहाँ से फॉर्मर मिनिस्टर हिना रब्बानी खर भी थी, उधर से बरकत दत्त और another one, उनके एक इन्फ्लुएंसर हैं रणबीर अलाहाबादी, हाँ समथिंग लाइक दैट। अच्छा एनीवे जी, हमने सोचा कि हम जरा शहजाद से बात करें क्योंकि शहजाद ने पाकिस्तान का केस बड़े ही खूबसूरत अंदाज में दुनिया और इन लोगों के सामने रखा। थैंक यू शहजाद। जाहिर है पीएस मॉर्गन वाले शो पे ही आपसे बात करेंगे। दोनों तरफ से हैवी वेट्स थे जिनकी सर्टनली मतलब एक फॉलोइंग है, बरकत एक क्रेडिबल नेम। फिर वो जो साहब हैं उनकी एक ह्यूज फैन फॉलोइंग है ऑन ही इज प्रोबब्ली द मोस्ट फेमस पॉडकास्टर। आपको लगा इस शो के दौरान के उनके पास आर्गुमेंट्स या लॉजिक खत्म हो गया है और वो ये अपने रेटोरिक और दीगर चीज़ों का सहारा ले रहे हैं? और क्योंकि पाकिस्तान का केस जिस तरह से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पाकिस्तानी मीडिया ने लड़ा है बड़ा सराहा जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू सो मच। ये एक फेमस कोट है माइक टाइसन का कि सबके पास एक प्लान होता है टिल यू गेट पंच्ड इन द फेस। तो क्योंकि वो अपने मीडिया में अनअपोज्ड एक ही बात दोहराए जा रहे हैं, उनका मीडिया, उनकी गवर्नमेंट, उनकी मिलिट्री, वो जिस तरह हम यहाँ पर सेम पेज कहते थे वो भी सेम पेज पर ही हैं,
और उसको कोई ऑपोजिशन नहीं मिल रहा। और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जो क्रिटिकल वॉइसेस हैं या जो लेफ्ट की वॉइसेस हैं वो भी साइलेंट हो गई हैं इंडिया में। तो एक क्रिटिकल इंस्पेक्शन जब नहीं मिली या एक मुंह तोड़ जवाब नहीं मिला तो उनको आदत हो गई थी कि हम यही बात करेंगे, यही रिपीट करेंगे, इस पे कोई सवाल नहीं करेंगे, और सारी जो गुफ्तगू होगी वो पाकिस्तान में होते हुए इस्लामिक टेररिज्म के बारे में होगी, हिंदुत्व टेररिज्म के बारे में नहीं होगी, या 15 साल पहले बरकत जो खुद कहती थी नरेंद्र मोदी में उसके बारे में नहीं होगी। तो इसीलिए उनके वो जो चौंके हुए चेहरे आपको नजर आ रहे थे वो इस वजह से आ रहे थे कि उनके ज़हनो गुमान में ये नहीं था कि अगर आप हमारे बारे में कुछ कहेंगे तो आपके अपने बारे में भी कुछ सुनना पड़ेगा। बिल्कुल, मतलब इवन फॉर अस अक्रॉस द बॉर्डर बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग, कुछ लोगों का तो एकदम से असली चेहरा देखना हमारे लिए भी यकीनन शहजाद बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। अच्छा ये बताएं कि पहलगाम से लेकर अब तक हमने देखा कि पाकिस्तान की क़यादत मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएटर्स, आप जैसे लोग, आम लोग भी सभी बड़ी मैच्योरिटी का मुजाहरा करते नज़र आए। जंगी हिस्टीरिया ढूंढने से भी नहीं मिला। तो इतनी टेंशन में भी पाकिस्तानी इतने जिम्मेदार लोग साबित होंगे, आपको अंदाजा था? सच बताऊं तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन मुझे बहुत फ़ख्र है हमारे मुल्क के ऊपर, क्योंकि हम अगर मीम्स भी देखें तो जो पाकिस्तानी मीम्स हैं उनमें एक लुत्फ़ है, उनमें एक मज़ा है, उनमें कल्चरल रेफरेंसेस हैं। कभी कभी हम अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं। इंडिया में भी कई ऐसे जो ट्वीट्स वायरल गए हैं जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि एक तो उनका जो गोदी मीडिया है वो खुशियाँ मना रहा है कि पूरा का पूरा कराची तबाह हो गया, लेट अलोन हम खुशियां मनाएं। हम में से किसी ने चाहा भी नहीं कि दिल्ली तबाह हो या मुंबई तबाह हो। जो इंडिया में भी मतलब हमारे शहीद हैं उनकी मीम्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान की सोच पाकिस्तान के ज़हनो गुमान से बाहर है कि खुदा ना खास्ता हम कभी ऐसा करें, और अगर किसी ने गलती भी ये की कि इस चीज़ का मजाक उड़ाने की कोशिश की तो दे गॉट शट डाउन बाय पाकिस्तानी। जिस तरह हमारे जो औरंगजेब हैं जिनका नाम हर लब पर है आज, उन्होंने भी बोला कि हम जंग पर हैं बट वी हैव अ रिलेशनशिप ऑफ रिस्पेक्ट विद द इंडियन एयर फोर्सेस, और उनके जो लोग वहाँ पर लड़ रहे हैं हम उनकी भी इज्जत करते हैं। हमने LOC पे भी ये देखा कि ईद की मिठाइयाँ एक दूसरे को बांटी जाती हैं, एक दूसरे के जश्न मनाए जाते हैं। तो बिल्कुल हम जंग पर हैं, पर अगर हम जंग पर भी हों तो ये जो इंसान की एक रिस्पेक्ट होती है, उसकी पनाह होती है, उसकी कदर की जाती है, वो हमें पाकिस्तान की तरफ से नजर आई। हम जंगजू नहीं हैं, हम अमन चाहते हैं, और सीज फायर पे किसने खुशियां मनाई और किसने मातम मनाया वो देखने से वाजे हो गया था कि कौन जंग चाहता है और कौन अमन चाहता है। हम अमन चाहते हैं, अगर दुश्मन हमें उकसाएगा तो हम जंगजू जरूर बन जाएंगे, लेकिन बाय नेचर हम ऐसे नहीं हैं। बट द एबिलिटी टू लाफ एट वंस ओन सिचुएशन, ये बड़ी कमाल की चीज़ होती है। काफ़ी दिनों से हम बड़े अरसे से ये बात करते भी रहते हैं और वो बड़ी हमने नुमाया की, एंड दैट इज व्हाई वी मैनेज टू सेल थ्रू अ वेरी टेंस सिचुएशन। हम इससे पहले अपने इश्यूज पे भी तो इसी तरह रिएक्ट करते हैं ना। अच्छा, अब शहजाद साहब, इस सबसे पहले कुछ सियासी इश्यूज, इनफैक्ट ज़्यादातर सियासी इश्यूज की वजह से एक जनरल तासुर ये था, तासुर क्या था, हकीकत भी यही है कि कौम डिवाइडेड थी, अब है का मुझे पता नहीं, थी तो सही। फिर हमने देखा कि सब मुत्तहिद नज़र आए इस फ्रंट पे, और एक 100 घंटे की जो ये जंग थी, क्या वाकई आपको लगता है कि पाकिस्तान इसके बाद बदल गया है? तो फलसफे में भी तारीखी तौर पे कहा गया है कि अगर आपको यूनाइट करना है तो एक कॉमन एनिमी डाल दें। तो वक्ती तौर पर आपके जो इंटरनल डिफरेंसेस होते हैं आप वो भूल जाते हैं। मैं खुद एक बहुत बड़ा नाक़दीन हूँ हमारी हुकूमत का, हमारी रियासत का, लेकिन जब दूसरा इंसान जहाज़ लेके आपके ऊपर बमबारी कर रहा हो तो कौन सी हुकूमत कौन से फॉर्म से आई है वो वक्ती तौर पर इम्पोर्टेंट नहीं रखती। और अगर किसी सियासी पार्टी ने ये बयानियाँ आम करने की कोशिश भी की गई, इट डिड नॉट हैव एन ऑडियंस फॉर इट, बिकॉज राइट नाउ इट डिड नॉट मैटर कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कितने इलेक्ट हुए, कितनी सीट जीती। राइट नाउ व्हाट मैटर्ड वाज आवर एग्जिस्टेंस वाज एट स्टेक एंड वी नीडेड टू डिफेंड दैट। तो साथ वाले मेरे जो खड़ा हुआ है उसने वोट किसी भी पार्टी को दिया हो वो उतना ही पाकिस्तानी है, क्योंकि इस वक्त हम लोग जंग की हालात में हैं। अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा शहजाद, लेकिन अब ज़रा वी नीड टू डू सम इंट्रोस्पेक्शन एज वेल, क्योंकि हमने ज़रा आगे भी बढ़ना है, कुछ हमने अपने अंदर भी तब्दीलियाँ और बेहतरी लानी है। तो बताएं कि इंडिया के साथ मामलात जो हैं उनमें आगे तो बढ़ना है, लेकिन पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए बहैसियत माशरा ख़ुद भी शिद्दत पसंदी वगैरह ऐसी चीज़ें जो हैं वो उनसे हमें जान छुड़ानी है अपनी। तो एक नए माशरे की तश्कील में किसका क्या किरदार होना चाहिए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं?
100% मेरे ख्याल से जो भी ये एक एक्सट्रीमिज्म प्रमोट करता है, जो इंडिया ने या इंडियन मीडिया ने किया जंग के हालात में, इट शुड सर्व एज अ लेसन टू अस कि अगर आप एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी मीडिया के थ्रू, वन पेज गवर्नमेंट हुकूमत के थ्रू हर घर घर में लेके जाएंगे तो वक्त आने पर वो हर किसी को अपना दुश्मन देखेंगे और उसको मारना चाहेंगे और उसकी लाश पे खुशियां मनाएंगे। तो अगर पाकिस्तान ने भी कभी एजुकेशन को यूज करके, कभी मीडिया को यूज करके इस तरह का बयानिया रखा है आगे कि अगर किसी भी मजहब का इंसान, किसी भी रंग का इंसान आपका दुश्मन है और इसको मारने से ही हमारी बका है और इनका जब कत्ल हो जाएगा तभी पाकिस्तान की उस चीज़ में तरक्की होगी। इस चीज़ से ज़्यादा पाकिस्तान को कोई चीज़ नुकसान नहीं देती। हम इकोनॉमिकली जितने भी तरक्की कर लें, अगर श्रीलंका से एक मैनेजर आके पाकिस्तान में काम नहीं कर सकेगा तो कोई दुनिया का इंसान हम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। तो वी हैव टू गेट आवर हाउस इन ऑर्डर बिफोर वी इन्वाइट गेस्ट। मेहमान बुलाने से पहले भी घर साफ करना पड़ता है। ये सारे डिस्कशन हमारे इंटरनल इश्यूज हैं, इनको जवाब बनाकर पाकिस्तान को कोई और मुल्क बॉम्ब नहीं कर सकता। पर क्योंकि हम पाकिस्तान में ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो 100% एक्सट्रीमिज्म हमारी जंग है। हम सबको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, इसलिए नहीं कि हम किसी बैरूनी एजेंडा पे पाकिस्तान को बुरा दिखा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान की बकार इसी चीज़ में है कि हम सबसे पहले अपना घर साफ करें ताकि और लोग इधर आना चाहें। इत्तेहादी से भी नबर्द आजमा होना है और हम ये एक्सट्रीमिज्म और इंतहा पसंदी का सबसे ज़्यादा शिकार भी हुए हैं। मतलब हम खुद शिकार हैं, हम वी हैव बीन अ विक्टिम ऑफ इट। कैन आई जस्ट ऐड हियर कि हम टॉप टू बॉटम अगर पाकिस्तान में देखें, मतलब हर जबान, हर रंग, हम तो खुद माशाल्लाह इतने वेरिड, इतने कलरफुल लोग हैं कि हमारे यहाँ तो डिविजन इस किस्म की होनी ही नहीं चाहिए। तो इन बेसिस पे बड़ा ठीक शहजाद ने कहा कि अगर श्रीलंका से कोई आके हमारे यहाँ काम नहीं कर सकता बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू लेट देम, तो हम क्या प्रोग्रेस, मतलब हम किस तरह सर उठाएं माशरे में भी और खित्ते में भी अगर देखें तो वी नीड टू रियली वर्क एट आवरसेल्व्स एज वेल। मतलब ये एक साइड नोट है जिस पे भी काम शुरू हो जाना चाहिए। हमें मुझे लग रहा है कि अब काम शुरू हुआ है। हाँ। और बस रहे अब्दुल्ला, और होपफुली इसी तरह काम चलता रहे, सिलसिला जारी रहे और ये जो बर्दाश्त, रवादारी, भाईचारा है बना, ये कायम रहे। और हमने ना अक्रॉस द बॉर्डर पे भी, बहुत शुक्रिया शहजाद, हमने अक्रॉस द बॉर्डर इतने ये जो कितने घंटों की जो भी जंग थी उसमें हमने ये देख लिया कि हाउ बैड इट लुक्स। मतलब हमने उनको देखा ना तो वी डोंट वांट टू बी एनीवेयर क्लोज टू दैट। तो लिहाजा अगर हमारे अंदर वो एलिमेंट्स थे भी, जल्दी से अपने आप को ठीक कर ले, वरना हम वो बन जाएंगे और हम वो नहीं बन सकते बिकॉज दैट इज मतलब देख लिया आपने डिविजन्स वहाँ पे। बीजेपी के जो रहनुमा हैं, उन्होंने जो वो कर्नल सोफिया नहीं थी, उनकी जो ब्रीफिंग दे रही थी मीडिया को आके भारत की तरफ से, उनको आतंकवादियों की बहन करार देती है। आप सोचिए, जस्ट बिकॉज शी इज अ मुस्लिम। हालांकि उन्होंने शायद उनको इधर ही इसीलिए इस वजह से ही लगाया होगा ताकि हमारी जरा वैरायटी नजर आए और हम कितने सेक्युलर एंड ऑल दैट, इनकी बात हो रही है बाय द वे। लेकिन वो उल्टा ही पड़ गया ना, बिकॉज वहाँ बर्दाश्त तो है ही नहीं। वहाँ क्रिकेट में बर्दाश्त नहीं है। आपको पता है कि वो एक मुसलमान क्रिकेटर से क्या बॉल छूट गया था, क्या हो गया था उसका, उसके पीछे पड़ गए थे कि तुमने जानबूझ के किया। तो लिहाजा उनके अंदर बर्दाश्त नहीं है लेकिन हमारे अंदर है। सो वी नीड टू, हमें अपनी कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। ऑलराइट, थैंक यू। अच्छा जी, अब अभी आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि कराची में इन दिनों ट्रैफिक हादसात की रोकथाम और रोड सेफ्टी आगाही का हफ्ता चल रहा है। इंतज़ामिया की तमाम तर कोशिशों हैं कि लोगों को इस बारे में बताया जाए, लेकिन कुछ अभी भी हैवी ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं। 2 दिन पहले कराची में डंपर ने कार को टक्कर मारी, बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मंगूपीर के इलाके नॉर्दर्न बाईपास हमदर्द यूनिवर्सिटी के करीब ये वाक़या पेश आया था। डंपर का ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया। रवां साल सिर्फ हैवी ट्रैफिक हादसात में कराची में जाँ बहक अफराद की तादाद 110 हो गई है। 42 अफराद ट्रेलर्स, 26 वाटर टैंकर्स, 22 डंपर्स, 10 मजदास और 10 अफराद बस की टक्कर से जान से गए। ट्रैफिक हादसात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करके हादसात की शरह जो है वो यकीनी तौर पर कम की जा सकती है। और ये समझना ज़रूरी है कि जब सब एहतियात और कवानीन का एहतराम करेंगे तब ही हादसात रुकेंगे। तो लिहाजा एक एवेन्यू को पकड़ के कि बस यही होना चाहिए, कि इस तरह इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। एनीवे, हम इस पर बात करेंगे। डीआईजी ट्रैफिक पुलिस कराची हैं। शुक्रिया सर डीआईजी साहब। डीआईजी साहब, हैवी ट्रैफिक वाले हादसा, बहुत शोर, बहुत एक्शन होने के बावजूद ये सिलसिला अभी आपके सामने ही है, नहीं रुक रहा। सो क्या पुलिस और हुकूमत ने जो इक़दामात तय किए हैं इनका नफाज नहीं हो पा रहा, या हमें और कुछ बेहतर कवानीन बनाने की ज़रूरत है? क्या वजूहात हैं आपकी नज़र में?
एक्चुअली जो भी एक्सीडेंट होते हैं उन हर एक एक्सीडेंट के अपने अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो हम कोई एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देकर तमाम एक्सीडेंट्स को अंडर वन हेडिंग तो डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन जो मेन वजूहत सामने आ रही हैं जो मैंने पहले भी बताया मीडिया पर, दे आर ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग और वन वे की जो है खिलाफ वर्जी और मोटर बाइकर्स की तरफ से ब्लाइंड स्पॉट्स में जाकर बड़ी गाड़ियों को ओवरटेक करना, फिर मोटर बाइकर्स का हेलमेट ना पहनना जिसकी वजह से फिर अल्टीमेटली वो फेटेलिटी जो हो जाती है वो परमानेंट हो जाती है। तो इसमें हमारे जैसे हमारी KRAT है, कराची रोड एक्सीडेंट एनालिसिस टीम, वो हर एक फेटल एक्सीडेंट का अलग तज्जिया करती है और जैसे आपको मैंने एक आध तज्जिए भेजे भी हैं, यू कैन शेयर विद द पीपल ऑफ कराची, ताकि उनको पता लगे कि किस तरह से डिटेल्ड तरीके से ये एक एक्सीडेंट जो है हम एक्सप्लोर करते हैं और फिर उसके हिसाब से पॉलिसी डिसीजंस हम लेते हैं सरकार से। तो ये एक स्लो प्रोसेस है, ऑफ कोर्स ओवरनाइट तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, लेकिन जैसे कि ट्रैकर्स तकरीबन 8000 गाड़ियों के ट्रैकर्स लगकर हमें मिल चुके हैं। टोटल गाड़ियाँ जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जो कि कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनकी तादाद कराची के अंदर 25,000 है, तो दैट मीन्स कि वी हैव ऑलमोस्ट गॉट 1/3 ऑफ देम। तो बाकी भी इंशाल्लाह ताला स्लोली एंड ग्रेजुअली जब ट्रैकर्स हमारे कंट्रोल में होंगे तो ओवर स्पीडिंग को हम कवर कर सकेंगे। तो दिस विल टेक अ वाइल, मे बी अ कपल ऑफ मोर मंथ्स, बट इंशाल्लाह ताला ऑलरेडी देयर इज़ अ ड्रॉप इन द एक्सीडेंट्स, वो भी आपके साथ मैंने शेयर किया डेटा, वो ज़रूर आप शेयर करें पब्लिक के साथ ताकि उनको पता लगे। बट हैविंग सेड दैट आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि जब तक कि यहाँ पर बिल्कुल मिनिमल नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ना हो। अच्छा, आप सही कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि हर हादसे की वजह जो है वो ऑब्वियसली अलग होती है। कभी ट्रक, टैंकर, बस ड्राइवर का कसूर होता है, कभी मोटरसाइकिल सवार या गाड़ी ड्राइवर जो होता है उसका होता है। तो अब इज्तिमाई जिम्मेदारी का तयन कैसे किया जाए एक्सीडेंट में जिसकी सवारी बड़ी, कसूर भी उसी का वाला जो असूल है, ये यही चलता है आजकल, तो इसको कैसे, ये तासुर कैसे ख़त्म करें? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पर जो रूल चल रहा है, थंब रूल, वो यही है कि अगर आप साइकिल पर हैं और आपने पैदल सवार को हिट किया तो कसूर साइकिल वाले का है, और अगर साइकिल वाले को मोटरसाइकिल वाले ने हिट किया तो कसूर मोटरसाइकिल का है। और सिमिलरली द स्टोरी गोज़ ऑन, 4 व्हील अगर 2 व्हीलर को हिट करे तो 4 व्हील का है, बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी को हिट करे तो कसूर। ये एक थंब रूल चल रहा है हमारे पास, लेकिन इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ही तो हमने साइंटिफिक बेसिस के ऊपर अपने ऑफिसर्स को ट्रेन किया है। उन्होंने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, पिम्प से ट्रेनिंग ली है, NED से ली है, अर्बन रिसोर्स सेंटर वो गए हैं। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग भी ओवरनाइट नहीं होती। ऑफ कोर्स ये जो KRAT हमारा एक यूनिट है वो अब हर ज़िले में जाएगा और हर ज़िले की एक KRAT यूनिट बनेगा। तो ये आपके अल्टीमेटली एक कैपेसिटी बिल्डिंग का एक तरीका है। तो एक तो ये, दूसरा आवाम को भी समझना चाहिए कि अल्टीमेटली ज़िम्मेदारी जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्फोर्समेंट की नहीं है, उन्होंने अपने तौर के ऊपर भी वो तदाबीर इख्तियार करनी है जिससे जब वो रोड पे चलें तो वो एक ज़िम्मेदार शहरी का सबूत दें। जैसे ये बताइएगा कि आजकल रोड सेफ्टी का हफ्ता भी बनाया जा रहा है, ज़ाहिर है आगाही ज़रूरी है, लोगों को बताना है, एहतियात और क़वानीन का एहतराम भी ज़रूरी है, इसी से हादसात कम हो सकते हैं। आवाम को क्या पैगाम और क्या वार्निंग देना चाहेंगे, और होपफुली कुछ पुलिस की नफरी को भी, क्योंकि हमें कल भी इत्तेफाक हुआ, एक तो ज़रा ज़ाहिर है ट्रैफिक पुलिस एहलकार की एक अलग वर्दी होती है, अलग हुलिया होता है, वो आपसे ड्राइविंग लाइसेंस का मुतालबा कर सकता है। ये नहीं समझ आता, लोग कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि जो काली वर्दी वाला पुलिस एहलकार है क्या वो भी आपसे गाड़ी के कागज़ और ड्राइविंग लाइसेंस मांग सकता है? नहीं, और आई थिंक हम ये पहले बात भी कर चुके हैं। और दूसरा जो कच्ची नंबर प्लेटें जो एक्चुअली एक्साइज डिपार्टमेंट से जारी होती हैं, मेरा अपना ये ज़ाती मुशाहिदा है, तजर्बा मैं आपको बता रहा हूँ, कल मेरे साथ हुआ है, मेरी गाड़ी पे कच्ची नंबर प्लेट लगी हुई है क्योंकि मेरी नंबर प्लेट अभी नहीं आई थी। उसके ऊपर उसने मुझे 5000 का चालान करने की कोशिश की, ये समझते हुए कि शायद मैं बेवकूफ़ बन जाऊंगा या बातों में आ जाऊंगा। नहीं, ऑल्दो आपने उसको बताया था कि आपकी आई नहीं है, मगर वो आपको पता है ना वो मान देंगे नहीं। वो हाँ, वो इतनी भी अगर बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो सर ये कैसे निज़ाम चलेगा?
बिल्कुल 12 से 18 तक हमारा रोड सेफ्टी वीक है। इंटरनेशनली इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम जो है वो पेडेस्ट्रियन एंड बाइक राइडिंग के ऊपर है, जो साइकिल यानी कि। तो अनफॉर्चुनेटली कराची के अंदर कोई इतनी डेडिकेटेड रूट्स नहीं है, रोड्स नहीं है, सेक्शंस नहीं है जहाँ पर साइकिलिस्ट को हम अलाउ कर सकें। लेकिन काफ़ी जगहें हैं जहाँ पर लोग साइकिलिंग कर रहे हैं। साइकिलिस्ट क्लब्स हैं हमारे पास, और उनके साथ मिलकर हम भी एक वीकेंड के ऊपर रैली करेंगे, और जिसमें हम इस बात की अहमियत को उजागर करेंगे कि जो साइकिलिस्ट्स हैं उनकी अहमियत है, और वी शुड इनकरेज दिस ट्रेंड। दुनिया में एकदम से ही साइकिलिस्ट नहीं आए थे, वहाँ पर भी उनके लिए ख़ास रोड्स बने आहिस्ता आहिस्ता। जब उनको इनकरेज किया गया तो फिर वो काफ़ी तादाद में आपके सामने आए। तो कराची इज़ वन सच सिटी विच कैन ऑफर ट्रेमेंडस फैसिलिटीज़ to those who want to travel on cycles। और पेडेस्ट्रियंस के लिए भी एक अच्छी खबर है कि जितने भी अब ये रेड लाइन है, जितना भी ऑल अक्रॉस द सिटी रूट बन रहा है इनका, और उनके साथ उन्होंने एक डेडिकेटेड जो है पैदल चलने और साइकिल चलने वालों के लिए रास्ता रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता जब कराची के अंदर तरक्की होगी, इस तरह के स्पेसिफिक कॉरिडोर्स बनेंगे, तो पैदल चलने वालों की तादाद भी बढ़ेगी और साइकिल पे जाने वाले लोगों की भी तादाद बढ़ेगी। चलिए जी, आपका पैगाम भी लोगों तक पहुंच गया, और शुक्रिया पीर मोहम्मद शाह, वक्त लोगों को बताते रहें कि भाई प्लीज़ रूल्स का ख्याल रखें। और ये जो रूल अपने ही तौर पे लोगों ने जहनों पे निकाला हुआ है ना, कि अगर पैदल चलने वाले को साइकिल वाले ने मारा है तो साइकिल वाले का कसूर है, साइकिल वाले को मोटरसाइकिल वाले ने मारा है तो मोटरसाइकिल वाले का कसूर है, इसी तरह मोटरसाइकिल वाले को गाड़ी वाले ने मारा है तो गाड़ी वाले का कसूर है। ये कोई उसूल नहीं। एंड ऑल्सो प्लीज़ ये भी बहुत बार ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा, इफ़ यू आर इन अ कार एंड यू आर ड्राइविंग, तो मोटरसाइकिल वाले तो डेथ डिफाइंग स्टंट्स करते हैं आपके इर्द गिर्द, और जिसमें उनको भी नुकसान हो जाता है, आपको भी नुकसान हो जाता है। लेकिन चूँकि आपके पास गाड़ी है ना, तो आपका है, बट नॉट रियली। मतलब ये होता है। तो दिस नीड्स टू बी चेक्ड एज वेल। मैं तो कहती हूँ जब इर्द गिर्द कोई मोटर बाइक वगैरह आ रही हो तो आप साइड पे हो जाए, बिकॉज वो फिर लगेगी भी आपको, और फिर कसूर भी आप ही पे, ब्लेम भी आप ही को देने की कोशिश की जाएगी। और राइट, ओके, अच्छा जी, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दिनों टेंशन जो थी वो अरूज पर थी। उन्हीं दिनों में कोयटा में कुछ ऐसा हो रहा था कि जो कि अपनी जगह एक तारीखी इवेंट था, और ये था जी आलमी बॉक्सिंग एसोसिएशन के तहत होने वाली इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। और ये बाय द वे इस नौइयत का पूरे जनूबी एशिया में ही पहली बार ये इवेंट हुआ है। और दुनिया के में जहाँ पे आपको पता है ना, आपको लगता होगा कि अमन ओमान के सूरत हाल के कुछ इश्यूज हैं, वहाँ पे वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन का ये इंटरनेशनल साउथ एशिया का इवेंट होना, 65 से ज़ायद इंटरनेशनल ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद थे। दुनिया के कई ममालिक से बॉक्सर्स आए और 4 टाइटल फाइट्स थी। बिल्कुल, सबसे अहम थी जी गोल्ड बैंटम वेट की जंग। मैंने सही कहा? बिल्कुल सही कहा है। अब्दुल्ला ने भी ये सिखाया था। पाकिस्तान के मोहम्मद वसीम ने वेनेजुएला के फाइटर को नॉकआउट करके जीत ली है। सो कांग्रेचुलेशंस मोहम्मद वसीम। अच्छा, हमारे एंड कांग्रेचुलेशंस टू द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान फॉर होस्टिंग सच एन इवेंट। एब्सोल्युटली जी, ये बड़ी हमें ज़बरदस्त बात इसलिए लगती है क्योंकि अब हमें यकीन हो गया, जब हम अपने पाकिस्तानियों की बात करते हैं ना, टैलेंट की बात करते हैं और स्पोर्ट्स की, तो हम बॉक्सिंग को बहुत ऊपर ले आए हैं। बिकॉज माशाल्लाह हमारे बॉक्सर्स जाके मतलब सारों को उड़ा के रख देते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान की तरफ से मोहम्मद वसीम को 10 करोड़ रुपए का इनाम भी मिला। सुनिए जरा। चले पहले बात कर लेते हैं ना, बाकी बातें हम ये हम बता रहे हैं। उन्होंने अनाउंसमेंट की थी। मोहम्मद वसीम हमारे साथ। मोहम्मद वसीम, एक मरतबा फिर आपको बहुत मुबारक हो। आपने हमेशा पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है। एक मरतबा फिर आपने अपने हरीफ को मात दी है, और इसलिए भी ये मुकाबला अहम है कि इस तरह का इंटरनेशनल नौइयत का मुकाबला कोयटा बलूचिस्तान में होना, ये कितना मुश्किल और कितना इम्पोर्टेंट था हमारे लिए? अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। काफ़ी मुश्किल था और हमने काफ़ी मेहनत की थी इस इवेंट के पीछे। 6 मंथ से हम काम कर रहे थे, और इसमें मैं शुक्रिया अदा करता हूँ DHA कोयटा का, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का, और जो ADHA है अजहर मुनीर साहब, उन्होंने काफ़ी मेहनत की, और उनकी पूरी टीम जो है DHA की, वो लिवरपूल भी आए इस इवेंट के सिलसिले में,
और लोगों से भी वहाँ पे मिले और ये बड़ा सक्सेसफुल इवेंट हुआ है। और जिस दिन मेरी फाइट थी उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक और जंग भी हम जीते इसके साथ साथ, तो मैं काफ़ी प्राउड हूँ और मैं को बहुत जो है खुश हूँ। और मैं ये जो टाइटल मैंने WBA वर्ल्ड टाइटल जीता ये मैं अपने आर्म फोर्सेस के नाम करता हूँ, पाकिस्तान आर्मी के नाम। ज़बरदस्त, मतलब ये भी आपकी भी तो एक जंग ही है इन अ सेंस जो आप कर रहे थे। अच्छा, हमें ये ज़रा समझाएं, बिकॉज हमने जहाँ देखा कि जब ये सारी टेंशन पाकिस्तान में स्टार्ट हुई तो हमारे फॉरेन प्लेयर्स जो है PSL वो भी ख़त्म हो गया उस वक्त के लिए, फॉरेन प्लेयर्स वगैरह को जल्दी से यहाँ से निकाला। तो आपके अपोनेंट भी वेनेजुएला से आए हुए थे और यकीनन बाकी बॉक्सर्स भी कुछ और भी मुल्कों से आए होंगे, ऑफिशियल्स इतने बाकी, तो किसी को कोई टेंशन नहीं हो रही थी कि ये मतलब एक जंगी माहौल मुल्क में बना हुआ है और यहाँ हमारा टूर्नामेंट चल रहा है? आप देखें ये सिर्फ मतलब USA से बॉक्सर्स आए थे, मैक्सिको से आए थे, डोमिनिकन रिपब्लिक, वेनेजुएला, जर्मनी, फ्रांस, ये तकरीबन 13 इंटरनेशनल कंट्रीज मौजूद थे क्वेटा में। और वो बिल्कुल भी उन्होंने कोई भी उनको घबराहट नहीं हुई क्योंकि उनको जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है पाकिस्तान आर्मी ने उनको इतना यहाँ पे अच्छे तरीके से रखा। वो यहाँ से बड़े खुश होके गए, उन्होंने जो ये हॉस्पिटैलिटी देखी है वो बड़े हैरान रहे हैं। और वो उन्होंने रिक्वेस्ट की है दोबारा के 6 मंथ के बाद दोबारा अगर पाकिस्तान के किसी भी शहर में आप लोग इवेंट कराना चाहेंगे हम दोबारा आएंगे। और ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। जो मैनी पैक्याओ जो मेरा प्रमोटर है उन्होंने भी अपना वीडियो जारी किया और वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है रोबर्टो मंडोजा वो भी क्वेटा में मौजूद थे और बड़ा सक्सेसफुल पूरी दुनिया में इस इवेंट के हवाले से बात हो रही है। बड़ी जबरदस्त। ये जो हमारी टाइटल फाइट्स हुई हैं इसमें भी एक कोई डेडिकेट कर दी गई है आगे जाने के लिए, उस बारे में बता दीजिएगा। जी सॉरी, जो हमारी टाइटल फाइट्स हुई हैं इसमें आपने कहा ना जो DHA वाली फाइट है वो जो जीतेगा वो फिर आगे वर्ल्ड के लिए जाएगा। जी ये उन्होंने एक टाइटल हमें रिप्रेजेंट किया है जो है बोलान टाइटल। वो एशिया का मतलब WBA का फर्स्ट टाइटल है जो उसके लिए जो है फाइट करेगा वो टॉप 15 में वर्ल्ड रैंकिंग में उसको WBA डाल देगा। तो ये हमारे लिए बड़ी बात, पाकिस्तान के लिए बड़ी बात है और मैं बहुत प्राउड हूँ और मैं दोबारा। तो क्या एक्सपेक्ट करें हर साल ये फिर अब ये टाइटल फाइट हमें ये अवार्ड किया उन्होंने बुलान टाइटल जो है उसके लिए टॉप 15 में डाल देगा WBA उसको, ये हर साल इवेंट हुआ करेगा पाकिस्तान में, व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट नाउ? जी बिल्कुल, एवरी 6 मंथ हमने बात की है और एवरी 6 मंथ कराची में भी इवेंट होगा इंशाल्लाह, जैसे कराची DHA कराची फिर DHA लाहौर। तो इंशाल्लाह ये काफ़ी अच्छा प्लान है यंगस्टर्स के लिए जिनको हम लोग अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो आके अपना टैलेंट दिखाए। जो प्रॉपर हमारे जो टैलेंटेड फाइटर्स है जो एमेचर के जिन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप और एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया है और उसमें उन्होंने जो है मेडल जीते, उन सबको हम चांस देंगे कि वो प्रोफेशनल में आके अपना लोहा मनाए। अच्छा, अब जरा अपनी जो फाइट थी आपकी जो वेनेजुएला के अपोनेंट को आपने नॉकआउट किया उसके हवाले से बताएं, क्या तैयारी थी आपकी और मतलब क्या एज थी आपकी उसके ऊपर? वो भी तो अपने मुल्क से ऑब्वियसली जीतने के लिए आया होगा लेकिन आपने बाजी मार ली, तो क्या आपने क्या कमाल दिखाया? देखिए इसके लिए काफ़ी मेहनत की थी, मोर देन 10 वीक्स मैंने लिवरपूल में कैंप किया और बड़ी मुश्किल वहाँ पर ट्रेनिंग मेरी काफ़ी हार्ड थी, टफ स्पारिंग सेशंस किए वहाँ पर, मेहनत काफ़ी ज़्यादा की। और आप देख रहे कि इस वीडियो में मेरे आसपास मेरे जो फॉरेनर कोचेज है, मेरे न्यूट्रिशन और मेरे जितने भी अच्छा वसीम, ये बैंटम वेट क्या होता है? गोल्ड बैंटम वेट मतलब एक सवाल आया है कि जरा इसको भी एक्सप्लेन कर दें, हम समझना चाहते हैं। ये बैंटम वेट जो है 53.5 है और ये WBA का वर्ल्ड टाइटल है और ये इसी वेट में मैंने WBA का वर्ल्ड टाइटल जीता। आप बैंटम भी करते हैं, आपने फ्लाई वेट भी लेकिन लड़ा है? जी मैं फ्लाई वेट में भी लड़ा हूँ, मैं सुपर फ्लाई में भी, मैं 3 वेट वर्ल्ड चैंपियन हूँ। मैं वाइट पाकिस्तानी बॉक्सर हूँ जो मेरे पास 3 टाइटल्स है। WBC जो है सुपर फ्लाई में भी मेरे पास है, फ्लाई वेट में भी है और ये पहला जो टाइटल है मेरा बैंटम वेट का WBA का, तो ये भी मैंने मतलब ये इतना वसीम ये प्रिसाइज होता है कि 53.5 यानी 53.6 हो जाए तो यू कैन नॉट क्वालिफाई फॉर इट? नहीं आप फाइट नहीं कर सकते। और ये भी आप देखिए जो मेरा ओपोनेंट था वेनेजुएला से जो
आ रहे थे वो दुबई में फंस गए थे और फिर हमारे जो है क्या कहते हैं पाक आर्मी ने उनको प्राइवेट जेट में वहाँ से लेके आए हैं उनको। वाह, मतलब इस लेवल का इंतजाम था कि अगर कोई कमर्शियल फ्लाइट नहीं आ रही थी मतलब कमिटेड थे ना कि भाई अब ये कराना है तो कराना है। और तो क्या रास्ते में उनका वेट बढ़ गया क्या? नहीं, मैं सुनना चाहती हूँ। नहीं देखिए, वो आपको पता है जो हालात थे और इतनी बड़ी इवेंट जो पूरी दुनिया से बॉक्सर आए थे और फिर जो मेन इवेंट था यानी वर्ल्ड टाइटल के लिए, तो वो फाइटर अगर वहाँ पे स्टक हो जाए बिकॉज कोई फ्लाइट ना होने की वजह से, तो फिर उन्होंने बहुत मेहनत की, काफ़ी स्ट्रेस माहौल था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक तो पाकिस्तान और इंडिया का जो मसला चल रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो आर्मी थी उन्होंने जो है हम मतलब 2 जंगे ही जीते इसमें, यानी एक मुकाबला भी कराया जिसकी जो जिम्मेदारी है ना उसने पूरी निभाई। अच्छा, ये बैंटम वेट, फ्लाई वेट, सुपर फ्लाई, ये कितना इसमें फ़र्क होता है मतलब सारी कैटेगरीज में, और आपके लिए क्या आसान है एक वेट कैटेगरी में से दूसरी में जाना और फिर दूसरी से वापस एक में आना? नहीं, ये काफ़ी टफ है। 50 जो फ्लाई वेट है वो 50.8 है, उसके लिए मुझे 17 किलो लूज करना होता है। जो सुपर फ्लाई है वो 52.2 है, जिसके लिए मुझे जो है तकरीबन 16 किलो करना पड़ता है। और जो बैंटम वेट है वो तो मैं ऊपर चला गया हूँ, यानी 53.518 पाउंड होते हैं। तो उसमें जो 118 है उसमें मेरा काफ़ी अच्छा है, जिसमें मतलब मैं पावरफुल होता हूँ और मेरे जो नॉकआउट रेशियो। आजकल आप खा रहे हैं? मुझे बड़ी परेशानी हो रही है आपके लिए के साथ। आप खाना खा रहे हैं? आप खाना जाना खा रहे हैं ना, मतलब अब तो हो गया ना फाइट? जी, मतलब स्टिल मैंने अपना डाइट कंट्रोल किया है। नहीं, वो तो आपका डिसिप्लिन है माशाल्लाह, जिसकी वजह से यू आर अ चैंपियन। दैट्स व्हाई यू आर प्रोफेशनल। हाँ, मतलब आप प्रोफेशनल हैं। लेकिन मैं मेरी एक ममता जाग रही है बीच में कि प्लीज़ आप खाएं पिएं, जब आपकी फाइट्स ना हो रही हो तो ज़रूर आप खाएं। अच्छा, अब हमें ज़रा वो जो इनाम आपको माशाल्लाह मिला है, पहले तो ये बता दें वो मिल गया है इनाम आपको, क्योंकि वो अनाउंस भी किया है 10 करोड़, ह्यूज फिगर। लेकिन सुना देते हैं आपको। हाँ, पहले देख लेते हैं। यस, क्या इनकरेजिंग बात है कि मतलब ऑनर करने वाली बात है ना कि आप लोगों की मेहनत, इतनी शदीद किस्म की मेहनत होती है कि आपकी पूरी लाइफस्टाइल आप मोड़ देते हैं उसके लिए। जियो सुपर पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल इस तरह के इवेंट्स को दिखाने में, आवाम तक पहुंचाने में सबसे आगे होता है। जियो सुपर और इनकी टीम ने भी बहुत मेहनत की है इस इवेंट को दुनिया ग्लोब तक पहुंचाने में। अच्छा वसीम, हुमा ने सवाल किया, इससे पहले भी आपको बहुत सारे इनामात अनाउंस किए गए आपके लिए, कितनी देर लगती है इनामात मिलने में? सारे मिल जाते हैं, कोई बीच में रह भी जाता है, और इसकी क्या प्रोग्रेस है? ये है मतलब ये प्रोसेस ज़रा स्लो है, लेकिन जो सीएम बलूचिस्तान ने किए, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो मुझे बहुत जल्द मिल जाए। इंशाल्लाह उनसे बात हो गई है। और जो माजी में आपके लिए अनाउंसमेंट्स हुई है वो सारे मिले आपको? जी नहीं, वो लास्ट टाइम जो सीएम ने की थी वो मुझे जो इस गवर्नमेंट से नहीं 2017 में जो सीएम थे वैसे वो थे सनाउल्लाह ज़हरी साहब। वो पुरानी बात है, तकरीबन 8 इयर्स। तो नहीं मिले वो पैसे? जी वो तो नहीं वो नहीं मिले थे। चले, आई एम ग्लैड कि आपने नाम ले लिया, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पे अपील करेंगे कि प्लीज़ डोंट डू दैट। मतलब अगर आपने अनाउंस कर ही दिया है कि आप कुछ दे रहे हैं तो दें, बिकॉज दिस इज वेरी कोचिंग बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें। जी वसीम, मैंने कहा जो सीएम बलूचिस्तान है वो अच्छे इंसान है, वो इंशाल्लाह उन्होंने पहले भी मुझे बहुत हेल्प किए हैं, तो उन्होंने सपोर्ट किया आपको। एक तो इन वाले सीएम से वसीम बहुत पुरुम्मीद है, होपफुली पहले की तरह ना धोखा हो, और इन से पैसे जो है वो इनामी रकम व्हिच यू डिजर्व। सो जो ईच एंड एवरी पेनी ऑफ इट। और जियो सुपर का भी एक शुक्रिया कर दें, क्योंकि जो फिर मुल्क देखता है ना, मतलब ऑब्वियसली कहीं कुछ हुआ और नहीं पता चला तो उसका क्या फ़ायदा। लोगों को इन्वॉल्व होना बड़ा ज़रूरी है। तो जियो सुपर का बड़ा कमाल है कि उन्होंने ये सारी फाइट्स दिखाई। नहीं बिल्कुल, जियो सुपर का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने पूरी दुनिया में फाइट जो है लाइव दिखाई, और फाइट टीवी जो माइक टायसन का चैनल है वो भी पेपर व्यू था। मतलब फाइट तकरीबन 200 कंट्रीज में फाइट चली है, तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है ये कि ये क्वेटा कैंट में हुआ, और
वहाँ पर जो है कोर कमांडर भी मौजूद थे और सारे मौजूद थे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया फाइट। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका। वेरी नाइस मोहम्मद वसीम, एक दफ़ा फिर बहुत बहुत रखो आपको। और वी हैव नो डाउट बॉक्सिंग में भी हम मतलब अव्वल नंबर पे जा चुके हैं, स्क्वॉश में भी इंशाल्लाह हम बिल्कुल ऊपर पहुंच रहे हैं और मतलब मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि कोर कमांडर भी बैठे हुए थे, यहाँ जंग चल रही थी, हम इतने चिल हैं। आई लव यू नो द वे वी हैव, हमें अपने काम सबको पता है, हमें पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तसल्ली में रहते हैं कि हमें पता है कि जिसके ज़िम्मे जो काम है वो कर रहा है। वेरी कूल, वेरी कूल। आने में अब 2 हफ्ते रह गए, हुकूमत बजट की तैयारियां कर रही है। अब हर किसी के जहन में एक ही सवाल गर्दिश करता है कि आने वाला बजट किस नौयत का होगा। टैक्स बढ़ेंगे, कुछ रिलीफ मिलेगा, खासतौर पर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम होगा या नहीं होगा, तनख्वाहों में इजाफा होगा और अगर होगा तो कितना। ऐसी इतलात आ रही हैं कि हुकूमत तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की ख्वाहिश रखती है, मगर इसके लिए IMF हुक्काम को भी राज़ी करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ बहुत ज़्यादा है। इस बजट यकीनन टैक्सेस लगे हैं, जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर भी टैक्स लगा है, जिसके ऊपर एक उन्होंने जायज़ तौर पर उन्होंने एक अपना एहतजाज किया है। उन्होंने कहा कि क्या बस हम ही लोग रह गए हैं टैक्स देने के लिए, जिनके पास बेपनाह वसाइल हैं और वो करोड़ों अरबों डॉलर ले जाते हैं, उनके बारे में कभी किसी हुकूमत ने सोचा? अच्छा, इसी पे हमने बात भी करनी है। अशरफ मलकम ने हमें ज्वाइन किया है। अशरफ, पाकिस्तानियों को प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानियों को बजट से उम्मीदें कम और डर ज़्यादा लगता है, और सुना है कि कुछ सेक्टर्स में टैक्सेस जो हैं वो बढ़ने वाले हैं तो कुछ में कम भी होंगे। ऐसा ही है, कुछ यही बातचीत चल रही है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। बजट हमेशा ही एक खौफ का टाइम ही होता है, हर बंदा डरा होता है, कारोबारी हो, पिछले 2 सालों में तनख्वाहदार तबके के साथ जो हुआ वो हो, सबसे ज़्यादा वही पिसते हैं, वही तबकात या जो कारोबारी शोबे हैं बेचते हैं जिनका एट सोर्स बजट डिडक्शन होती है जी। जो बजट कटौती जिसको तनख्वाह मिलने से पहले या इनकम आने से पहले काट ली जाती है, विद होल्डिंग टैक्स की शक्ल में या किसी सूरत में या इनकम टैक्स की शक्ल में उन पर ही ज़्यादा अभी तक जो FBR का जोर चला है। तो इस दफ़ा भी इसी तरह की कुछ इतलात हैं, लेकिन एक चीज़ जो IMF से उन्होंने डिस्कस करनी है, डिस्कस क्या करनी है, उनसे मंजूरी लेनी है, उनसे अप्रूवल लेनी है। अगर इतफाक़ कर जाएंगे पाकिस्तान की तजवीज़ के साथ तो वो रिलीफ मिल जाएगा। तनख्वाहदार तबके के लिए एक बड़ा रिलीफ आने की उम्मीद है। जो पहले तो है जो नॉन टैक्स सैलरी होगी उसकी हद शायद 83,000 रुपये तक बढ़ाई जा रही है, यानी जितनी इनकम महीने की 83,000 रुपये है उसके शायद कोई टैक्स ना लगे। बाकी जो मुख्तलिफ स्लैब्स हैं उन पे मरहलावार जितने भी ज़्यादा इनकम होती है उनका टैक्स बढ़ता है, वो भी जो पहले से आयद टैक्स है, क्योंकि पहले बहुत टैक्स लग चुका है पिछले साल, उसमें कमी की एक तजवीज़ IMF के सामने पेश रखी जाएगी। अब IMF उसकी मंजूरी देता है नहीं देता, कितनी हद तक उसकी मंजूरी देता है वो 2-4 दिन में तय हो जाए, बल्कि अगले हफ्ते में जब IMF का वफद ऑनलाइन मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान का दौरा करेगा अगले हफ्ते, तो उसमें फिर वो चीज़ें तय हो जाएंगी। अच्छा होगा अब वो चीज़ जिसका वज़ीर आज़म से लेकर सभी हुक्मरान कर चुके हैं, यानी तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का वादा, कितने % रिलीफ दिया जा सकता है और IMF के मानने के क्या चांसेस हैं? जी बिल्कुल सही है। हुकूमत की तो पूरी कोशिश है, बहुत दबाव है हुकूमत पे। जो कारोबारी तबका है वो तो टैक्स देता नहीं है, टैक्स चोरी होती है, हुकूमत कह चुकी है। सिर्फ तंबाकू के शोबे में 300 अरब रुपए की टैक्स चोरी है, शुगर के शोबे में टैक्स चोरी है, सीमेंट वाले के शोबे में टैक्स चोरी है, खाद एक बड़ा शोबा है, इनमें टैक्स चोरी हो रही है ये तो सबको पता है, लेकिन इन पर हाथ भी नहीं डलता। रिटेल जो वाले हैं दुकानदार तबका, जो इन पर टैक्स नहीं लिया जा सकता, जो बहुत ताकतवर लोग हैं, हुकूमत इनसे टैक्स लेना भी नहीं चाहती, जिसकी शायद सियासी वजूहात है इनके पास। तो एक हड़ताल करने का एक इख्तियार होता है जिसको इस्तेमाल करते हैं, वो उससे हुकूमत घबराती है। वैसे भी जो मौजूदा हुकूमत अब समझती है, जो जितने भी कारोबारी तबका जो ख़ासतौर पर दुकानदार है, जिसको हम रिटेलर्स कहते हैं, कि जो हुकूमत का वोट बैंक है, लिहाजा इन पर हुकूमत हमेशा ही ये हुकूमत नरम रवैया रखती है इनकी तरफ। जी रह गया तनख्वाहदार तबका, इनको कितना रिलीफ मिलता है, ये एक तो जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो मिनिमम इनकम है टैक्स काबिल टैक्स जिसको आमदन है, उसका अभी
अभी 50,000 है, लेकिन उसको बढ़ाकर शायद 83,000 तक किया जा रहा है कि जिसकी माहाना इनकम 83,000 रुपये होगी, उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। इसके अलावा मुख्तलिफ स्लैब्स के लिए मुख्तलिफ शरह पे हुकूमत ने एक तजवीज़ तैयार की हुई है। हुकूमत इसकी पूरी कोशिश भी करेगी। अब IMF इस पर मानता है नहीं मानता जब देखना, क्योंकि हुकूमत इसमें एक हम और चीज़ में अर्ज़ कर दूँ, हुकूमत इसलिए भी पुरुम्मीद है कि शायद IMF मान जाएगा कि हुकूमत ने एक और जो वारदात डाली है साल के दौरान कि पेट्रोल पे जो पेट्रोलियम लेवी है इस वक्त 78 रुपीज़ फ़ी लीटर वसूल की जा रही है। लिहाजा हुकूमत का केस IMF के सामने ये होता है कि आपको तो पैसे चाहिए, हमारी टैक्स वसूली चाहिए, इनकम में इजाफा चाहिए, वो कहीं से भी हो जे हमारा मसला है। आपके सामने हम ये दादोशुमार रख रहे हैं कि पेट्रोल से एक बड़ी इनकम मुतवक्का है जो तकरीबन 1300 अरब या शायद इससे भी ज़्यादा बनेगी इस वक्त जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से है। शुक्रिया आपका। और एक ट्रिब्यूट हमने देना है, वक्त हमारे पास कम है, लेकिन हमारी लेजेंडरी आर्टिस्ट, कॉम्पेयर, सिंगर, प्लेराइट, कॉमेडियन, टेलीविजन प्रेजेंटर, मतलब यू नेम इट शी हैज डन इट। बुशरा अंसारी साहिबा, बुशरा आपा की आज है सालगिरह। सो हैप्पी बर्थडे बुशरा आपा। आप जीती रहें, आप इसी तरह हंसती रहें, लोगों को हंसाती रहें, और अब तो वीलॉगिंग भी करती हैं, वीलॉगिंग भी ज़बरदस्त कर रही हैं। तो आपको जियो की तरफ से और ख़ास तौर पे जियो पाकिस्तान की तरफ से बहुत मुबारक हैप्पी बर्थडे। सो या एंड दैट इज इट, वी विल सी यू टुमारो।